डॉक्टर सुगंधा, मोटापा बहुत लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। क्या आयुर्वेद में इसका समाधान है? देखिए, आयुर्वेद में मोटापा अति स्थूलता जो बोला है उसका समाधान बिल्कुल हो सकता है। आटे को क्या मिक्स करके खाया जा सकता है, जैसे चने और गेहूं का आटा, जौ का आटा? मल्टीग्रेन आटे पे आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं। फ्लैक्स सीड्स के बारे में कहा था कि फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा है हमारे बालों के हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए। पर आपने कहा था कि उसको बहुत लंबे समय तक लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आजकल फ्लैक्स सीड्स चल रहे हैं उनके। दूध की तो बात अगर मैं आपको बताऊं तो दूध सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को, लगभग 60 से 70% बच्चों को आज दूध नहीं हजम होता। और सत्तू, चने का सत्तू, उसको दूध के साथ लिया जा सकता है। तो फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स आपको डेली खाने चाहिए? फीमेल्स में खास तौर पे मैं देखता हूँ कि उठते बैठते समय आंखों के सामने अंधेरा आना, क्या रीज़न? क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर आज भी ये आपके जीवन को बदलने की अपने अंदर ताकत रखती है? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुगंधा, MD इन आयुर्वेदा, जो ना केवल एक एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस है। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और आयुर्वेदा का ज्ञान लाखों लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला चुका है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि कैसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में, अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतार सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि अनाज के गुणों का, आपके फलों का क्या महत्व है। क्या आपको भी लगता है आयुर्वेद सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर आज भी ये आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है? आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुगंधा, MD इन आयुर्वेदा, जो ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी आयुर्वेदा को लेकर डीप अंडरस्टैंडिंग और आयुर्वेद के ज्ञान ने लाखों लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाया है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि कैसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को आप अपने रोज़मर्रा के खान पान, रहन सहन और रोज़मर्रा के जीवन में उतार सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि किस अनाज का क्या गुण होता है, फलों का क्या महत्व होता है और ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कैसे आयुर्वेद आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। बहुत सारी महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारी आपके लिए इस पॉडकास्ट में रहने वाली। डॉक्टर सुगंधा, मोटापा बहुत लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। क्या आयुर्वेद में इसका समाधान है? क्या खत्म हो सकता है इससे? देखिए, आयुर्वेद में मोटापा अति स्थूलता जो बोला है उसका समाधान बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि कॉज क्या है, क्योंकि हर एक मोटापा ऐसा नहीं है कि एक ही कारण से हो रहा है। किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस से हो रहा है, किसी को पाचन शक्ति अगर कम हो गई है उससे हो रहा है, या फिर किसी को व्यायाम नहीं कर रहा है, खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, अनहेल्दी फूड खा रहा है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। तो अगर हम मोटापे की बात करें तो मोटापा हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है पंचकर्म का। क्योंकि अगर हम सिर्फ शमन औषधियों पे ही फोकस करेंगे, नो डाउट शमन औषधियों से होता है, जैसे लोग अजवाइन खाते हैं, जीरा खाते हैं, मेथी खाते हैं, उनसे फ़र्क पड़ता है नो डाउट, लेकिन हर एक चीज़ को लेने का एक तरीका है। हम एक जनरल वे में बोल देते हैं कि आप अजवाइन खाइए, मेरा मोटापा मेथी से कम हुआ था तो आप मेथी खाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आयुर्वेद इज पुरुषम पुरुषम विक्षय, क्योंकि हर एक शरीर अलग है, सबका बल अलग है, सबका वय मतलब एज अलग है, सबका प्रकृति अलग है, उनका दोषों का स्टेटस अलग है, अग्नि अलग है। तो अगर आप सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस वजह से हुआ है। दूसरा, शमन औषधि के साथ साथ मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो सबसे ज़्यादा करती हूँ पंचकर्म की तरफ, क्योंकि शोधन चिकित्सा सबसे बड़ा हथियार है आयुर्वेद का। और जनरली लोग एक चीज़ बड़ा पूछते हैं या उनके दिमाग में भी आता है कि मैंने कम तो कर लिया अपना वजन। जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे,
मैं नाम तो नहीं लूँगी, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो क्लेम करती हैं कि हम मोटापा घटा देंगे। नो डाउट आप एक बार के लिए उनसे घटा लेंगे, आयुर्वेद मेडिसिन से भी घटा लेंगे, लेकिन लोगों का एक कंटिन्यूस सवाल रहता है कि हमने जैसे ही ये सब चीज़ें छोड़ी, कुछ टाइम में हमारा वेट रिलैप्स हो गया। अब इसका कारण लोगों को समझ में नहीं आता। इसका कारण ये है कि अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा है, अति स्थूलता बढ़ी है, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल आपके तीनों दोष जो हैं वो खराब हुए हैं, राइट। अब आप व्यायाम करें या आप कोई औषधियाँ लें, उससे आपने उसे दबा तो दिया। जैसे अगर मैं व्यायाम की ही बात करूं, व्यायाम का गुण है मेद धातु को घटाएगा, लेकिन अगर व्यायाम के साथ आपने अपने शरीर का शोधन नहीं कराया तो होगा क्या, जैसे ही आप व्यायाम छोड़ेंगे वैसे ही आपका जो वेट है वापस पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने दोषों को नहीं निकाला है। ये है सबसे बड़ा फैक्टर। और यही एक जो इंडियन सोसाइटी में, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो बड़ा ही कॉमन है। फैमिली वाले लोग कहते हैं अपने बच्चों को कि जिम मत जाना बेटा, अगर आप जिम जाओगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। देखिए, जिम जाने से शरीर खराब नहीं हो रहा है, जिम जाना इज़ ओके, बशर्ते कि आप व्यायाम को अपनी लिमिट्स में करो, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो व्यायाम करना है अर्धशक्ति करना है। आजकल जो हो रहा है, लोग बच्चे जो हैं 2-2 घंटे तक व्यायाम करते रहते हैं, है ना। तो आपको व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना है, आपको व्यायाम ऋतु के अनुसार करना है। 6 ऋतुएं हैं जो हमारे भारत में जो होती हैं, उसमें बोला गया है जो स्पेशली वर्षा और जो ग्रीष्म ऋतु है, जो अभी वर्षा ऋतु है और जो इससे पहले जस्ट ग्रीष्म ऋतु गई है, उसमें व्यायाम ना के बराबर बोला गया है। तो वो लोग व्यायाम करते हैं पर उनके जो डिटेल्स हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से बार बार परेशानियां होती हैं और लोगों को लगता है कि व्यायाम या जिम जाने से परेशानी हो रही, जिम जाने से नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, व्यायाम हमने कर लिया, हमने अपना वजन घटा लिया, लेकिन हमने अपने दोषों को, जो बड़े हुए प्रकोपित दोष थे, उनको हमने बाहर नहीं निकाला। उससे क्या हुआ कि आप जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही रिलैप्स कर जाएगा। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैं कहूँ सबसे बड़ा जो टूल है वेट लॉस में, दैट इज़ पंचकर्मा। उसमें भी वमन है, विरेचन है, बस्ती है। स्पेशली 3 चीज़ों का बहुत अच्छा रोल है। लेखन बस्ती हम लोग देते हैं पेशेंट्स को। और अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो जो मैंने पर्सनली अपने घर में भी यूज़ कराया है, मैं अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ। जौ का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रोल है। आप जौ को किडनी पेशेंट्स में भी दे सकते हो, क्योंकि आप देखेंगे स्थूलता के साथ तमाम तरीके की बीमारियां आती हैं। हार्ट डिजीज़ आती हैं, किडनी डिजीज़ आती हैं, थायराइड, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस सब आता है। तो अति स्थूलता का इलाज करना बहुत ज़रूरी रहता है, अगर आपको कोई अंडरलाइंग इनमें से कॉज या कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी। तो हम क्या करते हैं, हम जौ खिलाते हैं पेशेंट को। अगर आप गौमूत्र ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वेट लॉस। वजन कम करने जी, वेट लॉस करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 चम्मच डेली आपको लेना है। अगर आप खाली पेट ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खाने के बाद लीजिए। दिन में 1 चम्मच से आप शुरू कीजिए। गोधन अर्क आता है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो गोधन अर्क है वो बहुत उष्ण तीक्ष्ण है। उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण ही वो मेद धातु को बहुत कम करता है, ओबेसिटी को कम करता है। तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या जिन लोगों में पित्त एग्रावेटेड बहुत ज़्यादा है, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स को नहीं लेना है गौमूत्र। मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है कि मैं लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो नहीं है सामने, क्योंकि आप ये लीजिए, आपका इससे ये ठीक हो जाएगा, नो डाउट। एक चीज़ होती है कि आजकल लोगों ने औषध को आहार बना दिया है। सबसे बड़ी कमी जो लोगों की है वो यही है, औषध को आहार आप क्यों बना रहे हैं। पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मैम हम ये हर्बल टी ले लें। अब मैं उनसे पूछती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट कुछ लेने के लिए, बस हमारी हेल्थ ठीक रखने के लिए। आपकी हेल्थ ठीक रखने के लिए दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार के नियम है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं। आप उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, लोग नहीं करते हैं बहुत बार। तो आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए बजाय कि इधर। अभी रिसेंट मेरी एक पेशेंट थी, जनरली लोगों को ये लगता है कि घी मोटापा करता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों को घी पिलाते पिलाते वेट लॉस करते हैं। जब हम विरेचन कराते हैं पेशेंट का, जब एक अच्छी अमाउंट में घी जाता है, लगभग 450 to 500 ग्राम्स
ऑन एन एवरेज घी जाता है एक पेशेंट में। तो लोगों का घी पीते पीते वेट लॉस हो जा रहा है, और जो लेमन लैंग्वेज है, जो लेमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो लोग सोचते हैं कि घी खाने से मोटापा बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और मिथ है, प्योर मिथ है, क्योंकि लाइव रिजल्ट्स हमने देखे हैं और हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो आप घी खाइए अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है। आयुर्वेद में लिखा है घी से बड़ा अग्नि दीपक कोई नहीं है। मोटापा कम तब होगा आपका जब आपकी अग्नि बढ़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। तो मेद वृद्धि के कारण आपको मोटापा आता है, अति स्थूलता आती है। मेद वृद्धि का मतलब है कि जो आपकी धात्वाग्नि है वो वीक हो गई है कहीं ना कहीं। और अगर मैं बिल्कुल मोटी मोटी भाषा में बात करूं, बिल्कुल साधारण लोगों के लिए, तो आपकी जो शरीर की अग्नि है, जो आपका खाना पचाती है, वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर वो खराब हो गई है तो आपको मोटापा होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो अग्नि इज़ द मेन फैक्टर जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़, आप अलसी के बीज को खा सकते हैं मोटापे के लिए, रोस्टेड अलसी के बीज। बस बात ये होती है कि अलसी थोड़ा गर्म होती है। अगेन जिनके शरीर में पित्त बढ़ा है, अब पित्त कैसे पता चलेगा? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं, या फिर मैंने जो अपने अंदर नोटिस किया है, बचपन से मैं एक चीज़ देखती आई थी कि जैसे ही शरद ऋतु शुरू होती थी, वर्षा और शरद, वैसे ही मेरे चेहरे का कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता था। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ज़िंदगी भर लोगों से पूछा, मैंने डॉक्टर से भी पूछा और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा, देन आई गेट टू नो कि ये रंग का जो काला होना, इसका साइंस है क्या, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, और वर्षा जब आती है तो पित्त का संचय होना शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी में और आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसमें जो पित्त दोष है वो धीरे 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 करके बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर कोई इंसान पित्त प्रकृति का है ऑलरेडी और बाहर एनवायरनमेंट में भी, प्रकृति में भी पित्त बढ़ रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो डेफिनेटली आपके ऊपर आता है। वही चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरी प्रकृति ऑलरेडी पित्त थी, और पित्त आहार विहार हम लोग लेते ही हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें खाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही पित्त का संचय और फिर शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप शुरू होता था, ये जो 4 महीने होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो चौमासा, आई गेस नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, चौमासा का रंग चढ़ता है, इस तरीके से बोलते हैं लोग। तो वो जो चौमासे का रंग चढ़ता है, दैट इज दिस, जो ये वर्षा और शरद ऋतु है, इसमें पित्त का संचय और प्रकोप होता है, और उस अग्नि और उस पित्त का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, नॉट जस्ट आपकी स्किन, आपकी इंटरनल। अब आप देखेंगे कि इस वाले सीजन में आपको स्किन डिसऑर्डर बहुत शुरू हो जाएंगे, आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेगी। अगर सबसे श्रेष्ठ बात करूं, और अगर आपको कुछ कर्म करना है, कुछ इंटरवेंशंस की अगर बात करूं, तो उद्वर्तन। घर पे आप क्या कर सकते हैं, घर पे आप जो जौ का पाउडर है, जौ का बिल्कुल फाइन पाउडर बनवा लीजिए, या फिर आप मार्केट से त्रिफला पाउडर ले आइए। आपको क्या करना है, सुबह, अगर बहुत मोटे लोग हैं तो सुबह आप नहाने से पहले उस पाउडर को धीरे धीरे करके आपको अपनी स्किन पर रब करना है, रगड़ना है। जौ प्लस त्रिफला, जौ का पाउडर कर सकते हैं आप, या सिर्फ त्रिफला कर सकते हैं, दोनों को मिला भी सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको उसका बिल्कुल फाइन पाउडर लेना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मोटा या दरदरा हुआ तो आपकी स्किन पर रैश डाल देगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, और इसको आपको लगभग आधे से पौने घंटे करना है, डेली करना है। इसे हम बोलते हैं उद्वर्तन। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी सी ये है कि आपको अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वरना अदरवाइज बाहर जाके बार बार डेली ये चीज़ कराना थोड़ा सा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप अगर खुद भी करना चाहते हैं तो अपने हाथ और पैरों पे, अपने पेट वाले एरिया पे आप खुद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो त्रिफला लीजिए, त्रिफला को घिसिए, क्योंकि मोटे लोगों में आप देखेंगे जनरली हम बोलते हैं उसे आम, तो वो कीचड़, अंदर पूरा कीचड़ जैसा है शरीर में, गला हुआ होता है शरीर, जिसको हम बोलते हैं अंदर से। तो हमें क्या करना है, उसको हम अलग भाषा में क्या बोल सकते हैं, वाटर रिटेंशन। पानी अंदर भरा है, जो मोटापा सूजा हुआ दिख रहा है, वो उद्वर्तन क्या करता है, बीइंग वेरी ड्राई, बहुत रुक्ष होता है, जब हम उसे घिसना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो उसकी एकदम बत्तियां बन गई हैं,
वो एकदम ऐसे मॉइस्ट जैसा दिखेगा आपको। लिया था आपने ड्राई, जैसे ही आपने रब करना शुरू करोगे आप, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो थोड़ा सा गीला हो गया है। वो क्यों? क्योंकि उसने अंदर शरीर का क्लेद सोख लिया। तो बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए, मोटापे के लिए। दूसरी चीज़, स्नान। लोगों को लगता है, लोगों में बड़ा मिथ है कि वो नहाते हैं, पर लोग एक्चुअली नहीं नहाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग नहीं नहाते हैं डेली। अब अगर मैं लोगों को कहूँगी कि आप नहीं नहाते हैं, तो नहीं डॉक्टर साहब हम तो नहाते हैं। मैं अगर मैं प्रूव कर दूँ तो, और ये मैक्सिमम है, मैं आपको कहूँ तो। देखिए है क्या बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो टब से नहाते हैं, नहीं बात से मग से, या फिर हम शावर से नहाते हैं। यही नहाते हैं जनरली, बाल्टी से या शावर से। तो अब बाल्टी और शावर से नहाना वो स्नान नहीं है। आयुर्वेद में स्नान को भी मेद धातु कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। और ये मैंने एक्चुअली हरिद्वार में मैं हरिद्वार रहती हूँ, तो मैंने हरिद्वार में एक पेशेंट को ये कराया है प्रैक्टिकली। मैंने उसे लगातार 2 महीने तक गंगा में नहाने को बोला, गंगा स्नान करने को बोला। हम जो करते हैं दैट इज़ परिषेक। जैसे हम जो शिवलिंग है उस पर जल अर्पित करते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिषेक, परिषेक। तो हम परिषेक करते हैं, हम मग उठाते हैं और अपने ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, या ऊपर शावर से नहाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि स्नान कैसे हुआ? स्नान का मतलब होता है अपने शरीर को डुबो कर बैठना। आपको अपने शरीर को यहाँ तक डुबो कर बैठना है, उसको बोलते हैं हम स्नान। उसे हम एक अलग टर्म में अवगाहन विधि भी कहते हैं। जैसे आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, आज भी गाँव में लोग बहुत कम अपने घरों में नहाते हैं, वो तालाब वगैरह में जाकर नहाते हैं, नदी में नहाते हैं अगर आसपास कोई नदी है, तो दैट इज स्नान। तो ये, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना, और धीरे धीरे और एक हेल्दी वेट लॉस होगा आपका। तो जिन लोगों में बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं है, जो 5-10 किलो करना चाहते हैं, वो ज़रूर करके देखें। अपने घर में कैसे कर सकते हो? बड़ा टब आप रखें, अगर आपके घर बाथ टब है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आराम से उसमें पानी भरिए, आप ल्यूकवार्म भी भर सकते हैं, आप ठंडा भी भर सकते हैं। और गंगा का पानी तो इतना ठंडा होता है, तो वो वैसे ही टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी आपके फैट पे असर डालता है। जैसे आपने आजकल आइस वाटर वाला देखा होगा, चल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर मैं मेद धातु की बात करूँ तो आप एक और चीज़ देखेंगे, अति स्थूलता की वजह से आज के टाइम पे जितनी भी मेल इम्पोटेंसी वाली चीज़ें हैं, वो सारी, तावद आयुष ह्रास है जवाप रोध, ये लिखा है आयुर्वेद में, तो हर वक्त सांस फूलेगा उसका। तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, मेल इम्पोटेंसी वाली प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप उसे छोड़ के पहले अपने वेट पे ध्यान दीजिए, व्यायाम कीजिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है, एक्सरसाइज। दवाइयाँ बहुत बहुत बाद में आती हैं, सबसे पहला है एक्सरसाइज। ओके, आपने बात की हार्मोनल इम्बैलेंस की। आजकल मुझे लगता है कि हर दूसरी महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो क्या इसके पीछे क्या मेन रीज़न लग रहा है, किस वजह से हो रहा है, इतनी ज़्यादा लोग क्यों परेशान हैं इससे? देखिए, अगर मैं पीसीओडी की भी बात करूं तो हम जो पर्सनली प्रैक्टिस में देख रहे हैं, वो आउट ऑफ 10 5 फीमेल्स में मुझे मिल रहा है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मेरे स्टूडेंट्स दे आर जस्ट 19-20, उनको भी इस एज में, यू वोंट बिलीव कि अगर TSH पहुंचा है 22-24, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी एक, कि वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम लोग नॉन वेज यूज़ करते हैं। आप ये देखिए कि जितनी ज़्यादा गायें हैं नहीं और जितना मिल्क का डिमांड है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग वहाँ से हो जाती है। और स्टार्टिंग भी, अगर इससे भी पहले मैं बात करूँ तो इससे पहले का भी सबसे पहला कॉज जो मुझे लगता है और जो एक्चुअली चल रहा है, दैट इज़ कंसीव। जब आप एक फीमेल कंसीव करती है, उस वक्त जो उसके शरीर की स्थिति है, वो बहुत हद तक इस चीज़ को इफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि बोला गया है आयुर्वेद में भी गर्भ संस्कार करने के लिए। गर्भ संस्कार को क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग सब अपनी ना दिनचर्या फॉलो करते हैं, ना ऋतुचर्या फॉलो करते हैं, और सिर्फ ऐसे ही हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं और ऐसे ही बेबीज़ भी पैदा हो जाते हैं। अब बात क्या होती है कि
आपको ये नहीं पता कि आपके शरीर में कौन सा दोष खराब था, क्या परेशानी थी, आपने सीधा कंसीव किया और आपने बेबी डिलीवर कर दिया। लेकिन आपके शरीर में उस वक्त अगर कफ दोष खराब था, आपकी अग्नि खराब थी, तो वो चीज़ें बच्चे में ज़रूर आएंगी, जिसे मॉडर्न साइंस में जेनेटिक्स हम बोल देते हैं कि माँ को पीसीओएस था या माँ को थायराइड था तो बेटी को भी होने के चांसेस है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मदर ने कंसीव करने के टाइम पर अपनी बॉडी का शोधन कराया ही नहीं। अगर गर्भ संस्कार का अच्छे से पालन किया जाए, जो रूल्स हैं जी। उनको अच्छे से फॉलो जी। किया जाए, तो जेनेटिक डिसऑर्डर आगे की जनरेशन बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। क्योंकि देखिए, मॉडर्न साइंस अलग प्रिंसिपल्स पे काम करता है, हमारा आयुर्वेद काम करता है अग्नि पे, दोषों पे। अगर हम अपनी अग्नि, एक चीज़ बोली जाती है आयुर्वेद में कि अगर आपकी अग्नि ठीक है ना, तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती, नॉट इवन कैंसर। क्योंकि कैंसर क्या है, एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की। और हमारे आयुर्वेद में कला बोला गया है, कलाएं मेंशन है। कलाएं मतलब बेसिकली मेम्ब्रेन्स हैं जो किसी भी सेल और टिश्यूज़ की ग्रोथ को लिमिटेड रखती हैं, अंडर कंट्रोल रखती हैं। और जब वो कला वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है, बर्न हो जाता है, तब आपकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू होती है और वहाँ पर ट्यूमर। आप ये देखिए ना कि अगर मैं थायराइड की भी बात करूँ या मैं पीसीओएस की भी बात करूँ, जैसे आप हार्मोनल बोल रहे थे, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, वहाँ पर गांठें बन रही हैं। अब आप मुझे, मैं बच्चों को भी जनरली बोलती हूँ, मैं एक कॉमन सेंस का है, सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि मान लो कोई ऐसी हार्ड चीज़ है, उसको मैं अग्नि के नीचे रख दूँ, अग्नि के ऊपर रख दूँ, तो उसका पिघलना तय है, वो तो वहाँ रह ही नहीं सकती, सॉलिड फॉर्म में तो वो रह ही नहीं पाएगी। आप प्लास्टिक को रख के देख लीजिए, अब जैसे ही अग्नि देंगे वो पिघल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी में एक प्रिंसिपल है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे नॉर्मल लोग भी समझ सकते हैं कि जो शरीर की, जैसा शरीर के बाहर घटता है वैसा ही शरीर के अंदर घटता है। तो अगर आपकी अग्नि ठीक होगी तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप हार्मोन, आपका गांठें बन जाएंगी, सिस्ट बन जाएंगी, फाइब्रॉइड्स बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? नहीं बन सकते। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर अग्नि दुष्टि। और जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करने बैठते हैं, ये जितने भी आजकल आप जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लीजिए, सबका इनिशियल जो पॉइंट है, सबसे पहले हमको अग्नि को ही ठीक करना है। और अग्नि को खराब करने के एन नंबर ऑफ वेज हैं, और जो हम भरपूर मात्रा में करते हैं। ज़्यादा हम खाना खाते हैं, अग्नि खराब होगी। पेट भर के खा लेते हैं, फिर कहते हैं अरे बहुत ही ज़्यादा खा लिया, पेट एकदम फटने वाला है। बहुत लोग करते हैं ऐसा। दूसरी चीज़, आप गलत टाइम पर खाते हैं। आपने एक दिन नाश्ता किया 8 बजे, दूसरे दिन आपने किया 10 बजे। एक दिन डिनर किया आपने 8 बजे, एक दिन किया 9 बजे, एक दिन किया 12 बजे। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक वो तो कंफ्यूज हो गई। वो बेचारी कैसे, कब रिलीज़ करेगी एसिड, कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज़ें एक और है, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, हम पेंटाप्राजोल लेते हैं, हम H2 ब्लॉकर्स लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें भी आपको एसिड को कम करती हैं, बहुत कम करती हैं। और वहाँ से फिर एक और चीज़ आ जाती है, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी, स्पेशली आयरन। आयरन अगर किसी की बॉडी में डेफिशिएंट है, जो हम देखते हैं तकरीबन 80% लोगों की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। बीटा ब्लॉकर्स हम लेते हैं, तो ये सारी रेंटेडिन वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके HCl को कम करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, जो आयरन आपके फूड में है वो वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता। क्योंकि आयरन जो आपके फूड में होता है, उसको रिलीज़ होने के लिए HCl चाहिए होता है। और आपने क्या किया, रेंटेडिन, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब खाकर एसिड को कम कर दिया। तो आप बैठे रहिए, कहाँ से आपको आयरन मिलेगा? आपने बोला कि हम तो बहुत सारे आयरन खाते हैं, आयरन रिच फूड खाते हैं। तीसरी चीज़, आदिशन मैंने आपको बताया, विषमाशन बताया, आजकल लोग करते हैं कच्चे और पक्के फूड को, खाने को एक साथ मिला के खाते हैं। सैलेड खा ली, फ्रूट्स भी खा लिए, साथ में खाना भी खा लिया। कच्चा आहार पकने के लिए अलग टाइम होता है। आप गैस पर चढ़ा के देखिए, आप स्टोव पर अगर कच्चा खाना चढ़ाएंगे, टाइम लगेगा ज़्यादा पकाने में। और पका हुआ खाना एक चढ़ाइए एक जगह, तो उसे और पकने में
कम टाइम लगेगा। तो हमने मिला दिया, सब खिचड़ी बना दिया, हो गई आपकी अग्नि दृष्टि। आप रात को जाग रहे हैं, आपका वात बढ़ा, हो गई आपकी अग्नि दृष्टि। आपने सारे वातवर्धक आहार विहार का सेवन किया, आप बहुत बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें खाते हैं। एक सबसे फ़नी किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से। तो मैंने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू किया। तो हिस्ट्री में मुझे पता चला कि वो बंदा वर्किंग है और नाश्ता वो रोज़ फ्रेश बनाता है, लेकिन जो वो लंच है, पिछले दिन जो उसने डिनर बनाया था वो उसे लंच में पैक करके ले जाता है। अब बासी खाना खाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में भी ये चीज़ देखी है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों खाया ये आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज आप 10 या 20-50 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपना लाखों का नुकसान कर लेंगे। दिस बॉडी इज प्रीशियस। और जब वो मेडिकल्स के बिल भरेंगे आप, तब आपको नहीं दिखेगा, तब आप कहेंगे अरे हम तो घर पे ही खाते थे, अरे हम तो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं, अब नॉर्मल नहीं खाते हैं। तो जब आपने अग्नि दृष्टि की तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना बिल्कुल तय है। और आई वुड रिकमेंड कि अगर कंसीव करने के लिए प्लान आप कर रहे हैं तो लोगों को ज़रूर से ज़रूर शोधन कराना चाहिए। किसी भी अच्छे पंचकर्मा जो कंसल्टेंट्स हैं उनके पास जा सकते हैं और अपनी बॉडी के अनुसार जो भी सुटेबल पंचकर्म है वो आपको कराना चाहिए। अगर मैं अपनी रसोई की बात करूं तो रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो या ठीक कर सकते हो, कुछ ऐसा? हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर बात करें, अगर होम रेमेडीज़ की जैसे आप पूछ रहे हो, तो ये जितने भी, जैसे एक बहुत अच्छा है आजकल जिन फीमेल्स को खुल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है ना, और पीसीओएस में भी और फाइब्रॉइड में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि साइकिल बिगड़ती है सबसे पहले। तो वहाँ पर आप उसको ठीक करने के लिए जैसे काला जीरी आती है, काला जो जीरा होता है, एक तो नॉर्मल जो क्यूमिन हम यूज़ करते हैं घर पे, एक होता है काला, पंसारी पे आपको मिल जाएगा। उसको आप 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच काला जीरी डालें, उसको 1/4 रहने तक आप उसको उबालें और उसको आप सेवन करें रोज़ सुबह। यहाँ पर भी अगेन वही चीज़ें हैं, क्योंकि बार बार मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम अपनी होम रेमेडीज, जैसे अजवाइन है, अजवाइन आपने देखा होगा कि सुतिका को भी दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी। जितनी भी गंदगी है, और सबसे बड़ा फैक्टर अजवाइन का पानी देते हैं हम लोग गाँव में, आजकल अभी भी ये प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, शहरों में तो कोई नहीं मान रहा, बट गांव में अभी भी है कि अजवाइन का पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वात एकदम से, जैसे बच्चा पेट से जैसे ही बाहर आता है, वहाँ एक वैक्यूम, एक खाली स्पेस रह गया है, और खाली स्पेस में हमेशा वायु जाएगी। तो क्या करते हैं, हम अजवाइन का पानी लेते हैं, उसको पिलाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें ये हार्मोन्स पे काम इसीलिए करती हैं क्योंकि ये आपकी अग्नि को बढ़ाती हैं। अगर आपने, क्योंकि गर्म है, आप अजवाइन लीजिए, आप मेथी लीजिए, आप जीरा लीजिए, सौंफ ठंडी है, कलौंजी लीजिए, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये उष्ण होने के कारण आपकी अग्नि को बढ़ाती है। आपका काम है सिर्फ आप अपनी बॉडी को बैलेंस, आप अपनी अग्नि को बैलेंस कर लीजिए। आपकी अग्नि आपके सारे हार्मोन्स को देख लेगी, और जितनी भी अंदर गांठें हैं या कंसोलिडेशन, जितना जमाव हो गया है कहीं पे, ये सेम गोज फॉर कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में भी एथेरोस्क्लेरोसिस जो बोलते हैं कि जो आपकी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर प्लेक जमा हो गया है, वहाँ पे भी जमाव हो गया है। कहीं पर अगर शरीर में जमाव है, अब यहाँ देखेंगे आप, ये थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, गोइटर जिसे आप बोलते हैं, इम्बैलेंस होता है, तो वो उसका कारण भी आपकी अग्नि है। आप ये चीज़ें अगर आप करते हैं, मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप मेथी भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। काला जीरा बहुत बहुत इफेक्टिव है इरेगुलर पीरियड्स के लिए, आप मेथी ले सकते हैं। पर मेथी से मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है जो ध्यान नहीं रखते हैं, उनको कई बार यूरिन में ब्लड भी आने लगता है मेथी की। जी, क्योंकि मेथी अतिशय गर्म है, परम वात शामक है, आपके वात दोष को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। शर्त यही है कि पित्त को आपको संभालना है। अगर पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मत लीजिए, चीज़ें ठीक करने के बजाय आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर रेमेडीज़ भी पूछ रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछिए,
ताकि वो उसमें ध्यान क्या रखना है वो चीज़ें आपको बता सकें। डॉक्टर सुगंधा, आपने अभी कच्चे और पक्के फूड के बारे में बताया कि उनको साथ में मिला के नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, खासतौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस। पर आटे को क्या मिक्स करके खाया जा सकता है? जैसे चने और गेहूं का आटा, जौ का आटा, वो मिक्स करके खाना चाहिए? मल्टीग्रेन आटे पे आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, स्पेशली डाइटिशियंस ने बड़ा अच्छा ट्रेंड निकाल दिया है कि आप मल्टीग्रेन खाइए, बहुत हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। तो मैं अब आपको एक बिल्कुल कॉमन सेंस के तरीके से समझाती हूँ जिससे सबको समझ में आएगा। अब आपने बात की कि हम गेहूँ, मक्का, जौ, चना, जनरली यही चीज़ें मिलाई जाती हैं, जवार मिलाते हैं लोग। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आटा घर में सबके लिए अलग अलग तो नहीं बनता है। आटा तो एक ही जगह से पिसकर एक ही कंटेनर में भरा जाता है, वही आटा लगाया जाता है खाने के लिए, उसी की रोटी सब लोग खाते हैं। अब घर में हैं 10 लोग, 5 लोग चलिए, अब एक इंसान को डायबिटीज़ है, एक को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, एक को बहुत ज़्यादा बॉडी में ड्राइनेस है या दर्द रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा पतला है, या मैं कहूँ किसी को मान लो बार बार बाथरूम यूरिन जाने की समस्या है, कोई भी ऐसे, तो पतला मानते हैं, सबसे कॉमन है पतला है, बहुत पतला है, स्किनी है। अब आपने मिला दिया उसमें जौ भी मिला दिया, आपने चना भी मिला दिया, मक्की सब मिला दिया। अब डायबिटीज़ वाले की बात करूँ तो डायबिटीज़ वाले के लिए तो चना भी, जौ भी, जवार भी, मक्की भी बहुत अच्छा है उसके लिए, बल्कि गेहूँ थोड़ा कम ही खाए चलेगा। पर जो दूसरा इंसान है जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, अब वो तो चना अगर खाएगा, चना बीइंग प्रोटीनेशियस, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो यूरिक एसिड वालों का तो हालत ख़राब हो जानी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यूरिक एसिड बन रहा है, मतलब प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और आपने उसको चना दे दिया, आपने उसका काम ख़राब कर दिया। तीसरा जो इंसान है घर में, वो बड़ा पतला दुबला सा इंसान है, अब वो बेचारा वैसे ही वेट गेन करने की जदोजहद में है, और आप खिला रहे हैं उसे मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे में जितनी भी चीज़ें हैं, गेहूं को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो मोस्टली सारी रुक्ष रहती हैं, वातवर्धक रहती हैं। अब बेचारे के शरीर में पहले ही वात बड़ा है, पहले ही वो सूखा सा है, आप उसे और खिला देंगे अगर वो, और रोज़ खिलाएंगे। और आटा एक ऐसी चीज़ है, चलो चावल भी मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी घर में रोज़ नहीं बनते हैं, लेकिन चपाती, नॉर्थ इंडियंस, हम लोग नॉर्थ इंडियंस के लिए तो चपाती इज़ लाइक हमेशा ही खाना है, तो आप उसे तो दिन रात दे रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, बेचारे का शरीर भरेगा, उभरेगा वो, कि और वो बेचारा पतला होता जाएगा। तो ये कारण है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप 2 आटे को या फिर 2 किसी भी ग्रेन्स को मिक्स करके मत खाइए, क्योंकि सब जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी जो अनाज हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। अगर देखिए, अगर मिला के खाना होता तो ट्रस्ट मी, आयुर्वेद में इसका ज़रूर मेंशन किया जाता। आचार्य चरक या आचार्य वाग्भट जो भी हमारे हैं, वो ज़रूर ये लिखते हैं कि ये आटा प्लस ये आटा प्लस ये अनाज प्लस ये अनाज, ये सब मिला के खाइए। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। सबको अपने अलग अलग गुण बताए हैं उन्होंने, अलग अलग कंडीशंस में उनको खाना बताया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि नहीं खाना है। और इसका एक एग्जाम्पल भी था, अभी एक पेशेंट था मेरा, वो उनको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम थी, मतलब आप ये समझिए कि 24 घंटे में 50 बार यूरिन। ओके। तो अगर बार बार यूरिन आ रहा है तो बात हमारा प्रकोपित है, परेशान है वो। अब मैंने जब हिस्ट्री लेना शुरू किया, क्योंकि हिस्ट्री बहुत डीप चलती है हमारी, तब जब मैंने उनको हिस्ट्री लेना शुरू किया तो मैंने इन जनरल आटे के बारे में पूछ लिया ऐसे ही। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये कौन से डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों ने मुझे बोला है कमेंट्स कि ये कौन से डॉक्टर है जो आटा पूछते हैं, कौन सा आटा खाते हो, पूछना पड़ता है। तो तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हम चने का आटा मिक्स करके खाते हैं। मैंने पूछा घर में कोई डायबिटिक है? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं है कोई डायबिटिक। कोई और परेशानी है किसी को भी 4-5 लोगों की फैमिली है, 5 में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसी पेशेंट को ये एक परेशानी थी। तो मैंने बोला, मैं कहा क्यों खाते हो चना? वही सेम चीज़। डॉक्टर साहब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है चना, बहुत प्रोटीन होता है उसमें। अरे प्रोटीन होता है मान लिया, लेकिन वो रुक्ष भी तो है, वो
ड्राई भी तो है, सूखा है वो, अंदर आपका शरीर ऑलरेडी सूखा हुआ है, आपने सूखी चीज़ ही डाल दी तो वो और सूख जाएगा। तो आप जिस चीज़ का इलाज करवाना चाह रहे हैं वो कैसे संभव हो पाएगा। ओके, तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स कुछ खाना चाहें तो उनके लिए कौन सा आटा सबसे बेस्ट रहेगा? यव, जौ, जो सबसे अच्छा। क्या उसको लगातार खाना चाहिए या फिर उसको भी बीच बीच में ब्रेक देकर? जो अब डायबिटीज़ में 2 तरीके के डायबिटिक्स होते हैं, हमारा शास्त्र ये कहता है। तो डायबिटिक्स जो मोटे वाले हैं वो डेली खा सकते हैं जौ को, आराम से लंबे समय तक खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो पतले डायबिटिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर डायबिटिक इंसान मोटा होता है, जो पतले वाले लोग हैं हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप, जैसे आपने एक मील ले लिया दिन का, आपने दलिया बना लिया जौ का, या आपने एक बार खा लिया जौ, या फिर आपने अल्टरनेट डेज पे खा लिया, चलेगा। तो उन लोगों को डेली नहीं खाना है। बाकी जो मोटे लोग हैं वो आराम से खाएं। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसे उन्हें लगता है, क्योंकि देखिए मोटे हैं, कफ बहुत बड़ा है, तो कफ बड़ा है मतलब चिकनाहट बड़ी है, अंदर गीलापन बड़ा है, तो जौ क्या करता है, बहुत ज़्यादा रुक्ष है, अंदर जाके पूरा ड्राई कर देता है। तो उनके लिए ये फिर पीसीओडी और पीसीओएस जिनको Yes, yes, उनके लिए yes. भी जो अच्छा यस, सेम ओबीज अगर हैं, ओके, ओबीज अगर हैं, ओबीज से मतलब वही है कि आपकी बॉडी में, अगर आप ओबीज हैं तो आप समझिए कि आपकी बॉडी में कफ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप जो ले सकते। मतलब कफ दोष वालों के लिए जो अच्छा है। पतले लोगों में इसीलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अगर पतले लोग जौ खाएंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना है। अगर मान लीजिए कोई पतला है, उसको पीसीओडी और पीसीओएस है या फिर डायबिटीज है, वो क्या कौन सा आटा यूज करे? वो ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे यही, ऐसा नहीं है कि कुछ और करेंगे, क्योंकि प्रमेह के लिए बताया ही सबसे अच्छा जौ है। जौ ऐसी चीज़ है जो दोनों वाले डायबिटिक्स पे जाती है, तो खाओ आप यही, बस आपको फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर देनी है। मोटे लोग आप चाहो तो दोनों टाइम खाओ, और अगर नहीं चाहो तो आप दिन में एक बार खाओ, और जो पतले लोग हैं वो ऑल्टरनेट डेज या फिर हर दूसरे दिन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने यूरिक एसिड की बात की, जैसे चने का आटा यूरिक एसिड वालों के लिए परेशानी का कारण बनता है, तो उनको कौन सा आटा खाना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई गाउट या फिर यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम का शिकार है, तो वो कौन से आटे? वो नॉर्मल गेहूं का ही आटा खा सकते हैं या फिर ज्वार यूज़ कर सकते हैं। ओके, ज्वार का आटा वो खा सकते हैं, क्योंकि ज्वार हाई फाइबर भी है और उससे ज़्यादा रुक्ष नहीं है, जौ कंपैरेटिवली काफ़ी रुक्ष है, तो ज्वार का खा सकते हो। नहीं तो नॉर्मल गेहूं का, ठीक है, ग्लूटेन है, प्रोटीन है, बट चलेगा। आप फ्लैक्स सीड्स के बारे में भी मैं एक्चुअली आपके रील्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो आपने फ्लैक्स सीड्स के बारे में कहा था कि फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा है हमारे बालों के हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए, पर आपने कहा था कि उसको बहुत लंबे समय तक लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साइड इफ़ेक्ट्स यही देखने को मिलते हैं। अब अलसी, अतीस हम इसको बोलते हैं, तो ये एक औषधि है, खाना आपका है नहीं। अब लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आजकल फ्लैक्स सीड्स चल रहे हैं उनके। देखिए, जिन लोगों को इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है वो लोग ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि उष्ण है, वात और कफ को आपका कम करेगा, लेकिन उष्ण है, गर्म है वो, ठीक है, तो वहाँ पर काम करेगा। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसे यूज़ करोगे तो आपकी आंखों पर असर पड़ेगा फॉर श्योर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यूज़ करिए, और यूज़ सुपरविजन में करिए, क्योंकि एक डॉक्टर को पता है कब किस चीज़ को आपको स्टॉप करना है। बालों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका जेल भी लोग बनाकर यूज़ करते हैं, इसका आप जो हेयर पैक यूज़ कर सकते हैं, इसका पोल्टिस बनता है, पोल्टिस, अलसी का पोल्टिस बहुत श्रेष्ठ माना गया है अगर घुटनों में दर्द है तो आपके। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए, क्या होता है पोल्टिस? पोल्टिस होता है पट्टी बांधना। अब हमें क्या करना है, आपने देखा होगा जब आप ये अलसी को पानी में डालते हैं, उबालते हैं जब, तो थोड़ी देर बाद ही जैसे वो थोड़ा हल्का ठंडा होना शुरू हो जाता है, जल जैसा हो जाता है, तो आपको एक सूती या थोड़ा मलमल का कपड़ा लेना है,
और सूती ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस पर आपको धीरे धीरे करके उसको लेप कर देना है उस जेल को, और घुटनों में जहाँ पर दर्द है, जहाँ पे सूजन है, इन्फ्लामेशन है, वहाँ पर आप उसे बांध लीजिए उस कपड़े को। आपने ऐसा एक लंबा कपड़ा लिया, एक साइड पे आपने उसको लेप किया, उस साइड को आपने अपने घुटने पे रखा, और बाकी का जो बचा हुआ पीस है उससे आपने रैप कर लिया, और ऊपर से फिर एक थैली प्लास्टिक रैप कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है कि कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। रोस्टेड जो अलसी है वो फाइटोएस्ट्रोजन का बहुत ट्रिमेंडस सोर्स है। तो जितनी भी मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनको एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर होता है, सिम्टम्स साइंस होते हैं, दैट इज़ हॉट फ्लैशेस। तो हॉट फ्लैशेस क्या होता है, बैठे बैठे पसीना आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि हमारे शरीर में गर्मी हो गई है। मैंने एक पेशेंट तो ऐसा देखा था जो सीधा हार्ट की सारी इन्वेस्टिगेशंस कराने पहुंच गया। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को तो बार बार बैठे बैठे पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा, मैं चढ़ती हूँ मेरे को पसीना आ जाता है। तो उन्हें लगा कि कहीं हार्ट प्रॉब्लम है, कहीं हार्ट में ब्लॉकेज है। तो ऐसा नहीं था, वो हार्मोन जैसे धीरे धीरे कम होते हैं, एस्ट्रोजन आपका कम होता जाता है, तो इस वजह से। तो वहाँ पर अलसी बहुत अच्छा काम करता है। पर कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि अलसी हमें गर्म करता है। देखिए उसका गुण है गर्म करना, तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप उसको बिल्कुल कंफर्टेबली ले सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है। पर अगर गर्मी है तो फिर आपको उसमें मिश्री मिला के, धागे वाली मिश्री को पाउडर्ड करके सम मात्रा में मिला के, आपने 50 ग्राम अगर अलसी लिया तो 50 ग्राम ही आपने मिश्री ली, उसमें मिला के मिक्स करके अच्छे से पाउडर बना के तब आप ले लीजिए। तब आपको गर्मी नहीं करेगा, क्योंकि मिश्री जो होती है ठंडी होती है। आपने मिश्री की बात की। आजकल लोग चीनी या मिश्री को बंद करके गुड़ की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो क्या गुड़ मिलाया जा सकता है? गुड़, देखिए गुड़ की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। गुड़ कफ की तरफ चला जाता है, कफ को बढ़ाता है नया गुड़। अगर आप जो फ्रेशली बना हुआ गुड़ है, जैसे आपने अभी बना है, इसी साल बना है, तो 5-6 महीने बाद अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो कफ को कम करने लगेगा। ये ब्यूटी है आयुर्वेद की, क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र, ऐसी कोई साइंस नहीं बताता। नया जो अनाज है हमारा वो कफ को बढ़ाएगा। इसीलिए हमारे पुराने जो लोग थे वो स्टोर करके रखते थे बड़े बड़े टैंक्स में, देखा होगा आपने। हमारे घर पर जी आज भी होता जी, है। हमारे यहाँ भी पहले ऐसे ही होता था। तो जब मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने मुझे भर के गालियाँ दी इस चीज़ पे कि बासी ये गेहूं कौन खाता है। तो जो जो आपका ये है गुड़ है, वो नया गुड़ आपका कफ को बढ़ाएगा, लेकिन जो पुराना गुड़ है वो कफ को कम करेगा। तो हमारा मकसद पित्त को शांत कर, आपकी गर्मी को शांत करना है, क्योंकि अलसी हम दे रहे हैं वो ऑलरेडी गर्म है, तो हमने उसका शांत करनी है गर्मी, तो उसके लिए हमने उसमें धागे वाली मिश्री मिला दी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि धागे वाली मिश्री ही मिलाएं वहाँ पर गुड़ के स्थान पर। गुड़ आप अलग जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको कफ की दिक्कतें लगती हैं। जैसे गर्म होता है ना गुड़, सर्दियों में लोग अक्सर खाते हैं। मेरे घर में भी मैं यही देखते हुए बड़ी हुई हूँ कि गुड़ लिया, ऊपर से दूध पी लिया। ये बहुत लोगों ने इस चीज़ को किया है, मतलब मैंने तो खुद अपने घर में देखा है। हालांकि कई शास्त्र में, हमारे जो कई टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये इसको विरुद्ध आहार बताया गया है, मतलब इनकम्पैटिबल जो हैं कॉम्बिनेशंस। तो आप आप गुड़ को कफ वाली जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पित्त वाली जगह नहीं, क्योंकि गर्म होता है। ओके, आपने जैसे गुड़ और दूध का बताया। दूध एक बड़ा ही लोगों का पता नहीं उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहता है। दूध वो छोड़ना नहीं चाहते, और आजकल बहुत सारे लोगों को दूध की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? क्यों दूध इतना परेशानी का? ख़ास तौर पे मैं ये देखता हूँ IBS वगैरह के पेशेंट, या फिर आपके डाइजेस्टिव इशू किसी भी पेशेंट में है, तो दूध बड़ा ही एक प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो क्यों लग रहा है कि क्यों दूध इतना ज़्यादा परेशानी कर रहा है? दूध की तो बात अगर मैं आपको बताऊं तो दूध सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को, लगभग 60 से 70% बच्चों को आज दूध नहीं हजम होता। सबसे बड़ा कारण ये है कि सिंथेटिक है, बहुत सारी प्रोडक्शन सिंथेटिक है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से परेशान होती हैं। और बिल्कुल सही बात है कि दूध भारी है पचने में, गुरु है, पोषण देता है, अलग बात है, लेकिन
मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको दूध पीना है तो आप, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको दूध पीना है तो आप गाय रखिए या भैंस रखिए अपने घर, और वहाँ से आप दूध कलेक्ट कीजिए, तो आप पीजिए। नॉर्मल लोगों के लिए बता रही हूँ ये। अदरवाइज अब मैं अपने ही घर की बात बता देती हूँ आपको। मेरे घर में क्या कहा जाता है, मैंने दूध बहुत टाइम से छोड़ा है, बहुत टाइम से। अब मुझे क्या कहा जाता है, मुझे टॉन्ट मारे जाते हैं कि पता नहीं दूध से क्या एलर्जी है, खुद भी नहीं पीती है, दुनिया का भी बंद कर देती है। अरे डेयरी, पहली बात तो बहुत एसिडिक है, बहुत हाईली एसिडिक है। तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है जिसमें एसिडोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो मेन कॉम्प्लिकेशन है एक डायबिटीज़ का, एसिडोसिस है, तो उन लोगों को तो स्पेशली डायबिटिक्स को तो डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मैं तो दूध बिल्कुल बंद कर देती हूँ लोगों का। और बच्चों में भी, अब आप ये देखिए ना, बच्चों में जो साधारण रूप से अगर मैं बात करूँ, छोटे बच्चों में कफ़ की दिक्कतें रहती हैं ना बहुत, बच्चों का नाक बहता है, कभी निमोनिया हो जाता है, तो वो इसीलिए क्योंकि बच्चों में कफ़ नेचुरली डोमिनेंट रहता है, और दूध क्या होता है, वो भी कफ़ बढ़ाता है। पोषण, जो भी चीज़ें पोषण देंगी वो कफ़ बढ़ाएंगी, तो उनको नहीं पचता है, क्योंकि आपके बच्चे ना टाइम से सोते हैं ना जागते हैं, उनकी अग्नि बिल्कुल बर्बाद है। और अगर इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, अग्नि अगर ठीक होती तो ये जो मोटे मोटे चश्मे बच्चों ने पहने हैं, हर 10 में से 4-5 बच्चों को चश्मे हैं, तो आपकी अग्नि अगर ठीक नहीं है तो दूध जैसी चीज़ें आप कैसे पचाएंगे। प्रोटीन है, हाईली प्रोटीन है, गुरु है, पचने में भारी है, और ऊपर से जो सिंथेटिक चीज़ें हैं वो तो कंट्रीब्यूट इक्वली कर ही रही हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि दूध के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम वाली है, पर बहुत सारी चीज़ों में मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ दूध के अंदर अलग अलग चीज़ें मिलाकर यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूध के साथ या दूध के आसपास नहीं प्रयोग करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो आज के समय में अधिकतर लोग गलती कर रहे हैं, उनके बारे में? एक जो सबसे बड़ी बहुत कॉमन चीज़ है वो है नमक और दूध। अगर स्किन डिसऑर्डर है, चाहते हो ठीक हो जाए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नमक दूध आप जब तक लेंगे, कुष्ठ का बहुत बड़ा कारण है। कुष्ठ मतलब जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं, वैरायटी ऑफ, उन सब के लिए। फिर तो ये पराठा और चाय वगैरह जो बिल्कुल नाश्ता तो इसी के साथ स्टार्ट होता है। यही तो कारण है, लोग हमें कहते हैं कि हम तो बिल्कुल घर का खाना खाते हैं, हम तो हेल्दी खाना खाते हैं, हम तो अच्छा खाना खाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम कैसे हो गई, फिर हमें कैसे डायबिटीज़ हो गया, फिर हमें कैसे थायराइड हो गया, फिर हमें ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। प्रॉब्लम यहीं से हुई है। फिर लोग कहते हैं, आयुर्वेद वालों के साथ एक बड़ी विडंबना है, ये लोग हमें कहते हैं इनकी मत सुनो, ये सब कुछ बंद करा देंगे भाई, इनका बस चलेगा तो ये सब बंद करा देंगे। अब हम दूध और वो जो शाही पनीर हम बनाते हैं बढ़िया से, उसमें मिर्ची भी है, उसमें नमक भी है भर के, और हमने डाल दी ऊपर से दूध, हमने डाल दी उसकी क्रीम। अरे तो आप एक बताइए, आयुर्वेद में बोला है कि 6 रस जो हमारे हैं, मधुर, अम्ल, लवण, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, कड़वा है और कशैला है, इनको एक साथ कोशिश कीजिए नहीं खाएं। हालांकि मानती हूँ कि आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, पर जहाँ तक संभव हो सकता है आप मत खाइए। तो अब बनाते हैं लोग मैंगो शेक। अब अम्ल रस, खट्टी चीज़ें और दूध बिल्कुल इनकॉम्पेटिबल है, बिल्कुल बंद, बिल्कुल विरुद्ध है, पर धड़ल्ले से चल रहा है। अब आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब नहीं कह सकते हैं तो ठीक है, लोगों को रेपरकशंस तो फेस करने ही पड़ेंगे। बेल और दूध, बिल्व और दूध, बिल्व के लिए तो ऐसा बोला गया है, बिल्व का फल, दुनिया में सारे फल पके हुए यूज़ किए जाते हैं और बिल्व का फल सिर्फ कच्चा यूज़ किया जाता है। और उसमें भी आजकल क्या हो रहा है, जितने भी ठेले आप देखो, जहाँ पर भी पका हुआ फल, पूरा फुल पका हुआ, और साफ लिखा है कि आपकी तीनों दोषों को बहुत गंदे से खराब करता है पका हुआ बिल्व का फल। वो थोड़ा सा कच्चा ही आपको खाया जाता है, और उसमें भी ऊपर से दूध डाल देते हैं वो लोग, तो बिल्कुल खराब करता है, वो विरुद्ध है। नहीं, जितने भी ठेले हैं जिन पे वो जो शेक बन रहा है, जूस की बजाय शेक बनाया जा रहा है वहाँ पर दूध डाल के, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मत लीजिए, वरना बिल्कुल ख़राब करेगा। बिल्व बहुत अच्छा फल है, बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे आपके तीनों दोषों को एक साथ बैलेंस करता है, मैं कहूँ ये लिखा है।
लेकिन अगर आप तरीके से नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा फॉर श्योर। और सत्तू, चने का सत्तू, उसको दूध के साथ लिया जा सकता है? देखिए एक फेमस इंस्टाग्रामर का हूँ मैं, यूट्यूबर आजकल चल रहे हैं वो बड़े, तो बोलते हैं कि दूध में आप प्रोटीन पाउडर यूज़ मत कीजिए, आप सत्तू यूज़ कीजिए। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको नहीं पता उसमें क्या है। सत्तू आप लीजिए, इंस्टेंट तर्पण देता है, आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, नो डाउट, लेकिन आपको उसे दूध में नहीं मिलाना, वो विरुद्ध बताया गया है। आपको अगर खाना है, सत्तू पीकर ऊपर से दूध पी सकते हैं। यही सेम चीज़ केले के साथ भी होती है। मॉडर्न रिसर्च भी आ गई है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे अगर सर्च करेंगे तो, कि बनाना शेक आपको नहीं पीना है। ब्लेंड करने पे वो एक अलग तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको खाना है, केला बहुत अच्छा है, बहुत, जैसे सत्तू इंस्टेंट एनर्जी देता है, केला भी बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आपको अगर दूध के साथ ही नहीं लेना है तो पहले ले लीजिए, ऊपर से बाद में दूध भले ही आप पी लीजिए, साथ में मिक्स करके आपको नहीं खाना है। आपकी प्रैक्टिस में और आप भी देखती होंगी कि अधिकतर पेशेंट्स और क्या विरुद्धाहार में ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो परेशानी का कारण बनता है उनके? मेजरली तो यही चीज़ें होती हैं कि आप खट्टे के साथ खा रहे हैं दूध, नमक के साथ दूध ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग फिश के साथ भी रहता है लोगों का दूध, तो वो भी बिल्कुल कंप्लीट विरुद्ध बताया गया है, नहीं आपको लेना चाहिए। तो यही चीज़ें बेसिक है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें निकल के नहीं आई, यही सत्तू वाला। और ये गलती कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की भी है, ठीक है, अगर आपको कोई राय दे रहा है तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक तो कर लीजिए किसी अच्छे आयुर्वेद फिजिशियन से। अब माना डाइटिशियन है, डॉक्टर तो नहीं है ना, डाइटिशियंस ने स्टडी की है, नो डाउट बिल्कुल की है, लेकिन भाई हम आयुर्वेद वाले हैं और हमारे पास तो पूरा खजाना है। लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम ऐसी कौन से हम चैप्टर्स पढ़ें, ऐसा कौन से बुक पढ़े हम कि हमें अपना खाने पीने का पता चल जाए। तो हमारे पास तो हर एक सब्जी, हर एक फ्रूट, हर एक अनाज, हर एक दूध, सबकी डिटेलिंग है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई एडवाइस देता भी है, लोग बोल देते हैं कि दूध के साथ सत्तू मिलाइए, इसके साथ ये मिलाइए, ये कम्प्लीटली नॉनसेंस है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी सेहत खराब होती है ना, तो वो आप डाइटिशियन के पास नहीं जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो ये लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट दिस इज इट। तो फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स मतलब आपको डेली खाने चाहिए? कुछ फ्रूट्स के बारे में बताइए, खाने भी चाहिए या नहीं खाने चाहिए? बहुत सारे मैंने डाइटिशियंस को देखा है, या बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स भी चीनी की तरह ही नुकसानदायक है। क्या सच है ये बात? फ्रूट्स खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए? हमारे आयुर्वेद वाले तो बेमतलब में बदनाम है। अभी डाइटिशियंस ने और डॉक्टर्स ने भी तो हाल बुरा किया है लोगों का। अब आप मुझे बताइए, सब कुछ बंद कर देंगे क्या? अब हम बोलें कि सब कुछ बंद कर देंगे? फ्रूट्स अगर नहीं खाने होते तो प्रकृति ने क्यों दिए हैं आपको? आप मल्टीविटामिन खिला दोगे आप बाकी सब चीज़ें खिला दोगे, आप सीड्स भी खिला दोगे, ठीक है, सबके अपने अलग अलग गुण हैं। आप फ्रूट्स के लिए क्या मना करना है? वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सदियों से, हमारे पैदा होने से पहले से चली आ रही है ये कहावत, कोई पागल थोड़ी ना थे। तो एप्पल क्षारीय है, मतलब अल्कलाइन नेचर का है, बहुत अच्छा है, आप खाइए। जिनका भी मल बंधा हुआ नहीं आता है, बोलते हैं लोग कि ऐसे टूट टूट कर मल आता है बाहर, एक फॉर्मेशंस जो होती है स्टूल की, मल की, वो प्रॉपर नहीं होती है, लोग बोलते हैं ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आता है। तो अगर आपको ऐसा आता है तो डेफिनेटली आपका पेट में प्रॉब्लम है, आप एप्पल खाइए, कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, अब फ्रूट्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है ना, जैसे आपको किडनी प्रॉब्लम है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिगड़ता है आपका, तो हाई पोटेशियम, हाई फॉस्फोरस, जैसे केले की बात करूँ मैं अगर, तो हाई फॉस्फोरस है, तो उस कंडीशन में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वरना अगर फ्रूट में आपको बताऊँ, दाड़िम मतलब ये अनार श्रेष्ठ पित्त शामक है। अगर जिन भी लोगों को पेट में बहुत गर्मी है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनकी लंग्स फेफड़े जा चुके हैं, अनार खाइए, अनार का जूस भी मत पीजिए, अनार खाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पित्त शामक है।
उनके बीज के साथ खाना चाहिए? बीज चबा के खाइए। अगर किसी को देखिए, अगर किसी को फिशर जैसी प्रॉब्लम है, मतलब जो मल मार्ग पर थोड़े से कट्स लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप जूस बना के पी सकते हैं। किडनी पेशेंट्स को बिल्कुल मना है जूस। हाँ, उसमें आप दाड़िम खा सकते हो या अनार खा सकते हो, लेकिन आपको जूस नहीं पीना। तो आप नॉर्मल जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जिनको अच्छे से पचता है सब, तो आराम से चबा चबा के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर सुगंधा, फीमेल्स में ख़ास तौर पे मैं ये देखता हूँ कि उठते बैठते समय आंखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, उठते समय आप कुछ भी काम करने के लिए बैठी, पोछा लगाने के लिए कुछ भी, और फिर उठ रही हैं, फिर आंखों के सामने अंधेरा, चक्कर, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है इसका? ये एकदम आंखों के सामने अंधेरी छा जाना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आयरन डेफिशिएंसी है आपके अंदर, HB आपका कम होगा। और इंडियन फीमेल्स में तो देखा गया है कि मोस्टली फीमेल्स के अंदर आपका HB डाउन ही रहता है, और वही एक चीज़ है, और अगर आप उस पर काम कर लेते हैं तो ये सिम्टम आपका ख़त्म हो जाता है। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करना, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से ये चीज़ परसिस्ट कर रही है हमेशा से। अब कारण हम ही लोग हैं। पहले के टाइम पर हमने देखा था कि जो वेसल्स, हमारे बर्तन जो होते थे, वो उसमें से कढ़ाई एक लोहे की भी होती थी, और मोस्टली जितनी सूखी सब्जियां वगैरह है वो तो ऑलमोस्ट उसी में बनती थी। अब लोगों को क्या हो गया है, लोगों को टेस्ट बड इतने डेवलप हो गए हैं कि उनको आयरन का समझ में ही नहीं आता है। तो वो सारे यूटेंसिल्स हटा के उन्होंने नॉन स्टिक रखा है और वो सब चीज़ें रखी हैं। तो सबसे पहला तो आपको जिसमें आपको कोई पैसा भी नहीं लगना, वो है कि आयरन की कढ़ाई में खाना बनाइए, सीधा नॉर्मल, कोई परेशानी ही नहीं है, वहाँ से आपको सफिशिएंट आयरन मिलेगा। दूसरा चीज़ है, अगर सप्लीमेंट्स की ही बात करूँ मैं, तो मुनक्का, बड़े बड़े रेजिन्स होते हैं, एक काली किशमिश होती है, एक नॉर्मल होती है किशमिश। वो किशमिश नहीं होती है, बड़ी होती है साइज़ में, अंदर बीज होता है उसके, ड्राइड ग्रेप्स आप उसे बोल सकते हो। तो वो आप खाइए, दिन के 15 से 20 मुनक्का एक जो फुली ग्रोन अडल्ट है, पूरा जो बड़ा इंसान है एक, वो खा सकता है। अगर सर्दियां हैं तो आप डायरेक्ट खा सकते हो, बीज निकाल के फेंक दें। और अगर गर्मियां हैं, और या फिर किसी को शरीर में भी ऑलरेडी गर्मी है, तो वो इंसान भिगो कर खाए। तो वो ना तो सिर्फ उसकी गर्मी को ख़त्म करेगा भिगो कर खाने पे, उसके आयरन लेवल को भी बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, आपके बॉडी में अगर आपको हाइपर एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, और आप अगर दवाइयाँ लेते हैं, ये जितने भी आपके रेंटेडिन हैं, ओमेप्राजोल है, रेब्रिप्राजोल है, और आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये जितनी भी एंटासिड्स हैं, वो सारे आपके HCl को कम करते हैं। आप खाना भले ही फिर भी खाओगे, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप खाओगे, फिर भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, बहुत लोगों का क्वेश्चन, उनकी क्वेरी भी होती है खुद से कि यार मैं तो इतना अच्छा खाना खाता हूँ, सारी चीज़ें खाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स बहुत खाता हूँ, ये मेरे शरीर में लग क्यों नहीं रहा है? वो लगेगा तब जब आप उसे खाओगे, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके प्रॉपरली एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर वो अनडाइजेस्टेड ही बॉडी से बाहर आ गया, तो आपने चाहे स्वर्ण भस्म ही क्यों ना खाई हो, वो आपको नहीं लगेगी शरीर में। मतलब मेरे भी घर में खुद काफ़ी रिलेटिव हैं जो खूब दूध पीते हैं, उनके नट्स बहुत खाते हैं, सब चीज़ें अच्छा अच्छा खाते हैं वो, पूरा जितनी भी पोषण देने वाली चीज़ें, लेकिन वेट गेन होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप पहले ये तो देखिए कि आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चीज़ें अगर नहीं पचेंगी तो नहीं होगा। तो ऐसे ही HCl कम होने के बाद क्या होता है, जो आयरन है वो नहीं बॉडी में रिलीज़ हो पाता, और नतीजन फिर वही आयरन डेफिशिएंसी। फिर आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, थोड़ा रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो। और अगर आयरन डेफिशिएंसी की बात करूँ, तो अगर आपका एसिडिटी हो रही है, मतलब अग्नि खराब है, तो पित्त दुष्टि को अगर आप शांत कर लोगे, मतलब अपनी शरीर की गर्मी को शांत कर लोगे, तो आयरन एब्जॉर्ब होने लगेगा। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, स्पेशली फीमेल्स को लेना ही चाहिए। और स्पेशली जो फीमेल ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप सोच रहे हैं अब कि हम प्लान करते हैं, तो आज से ही आपको फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू कर देना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, 1 महीने के अंदर अंदर तो पता ही नहीं चलता है कंसेप्शन का, और उस दौरान जितनी भी फीटल ग्रोथ होती है उसमें फोलिक एसिड इज़ मस्ट।
वरना बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं। तो फॉलिक एसिड आप लीजिए। तीसरी चीज़ जो है जो हेल्प करती है आयरन एब्जॉर्प्शन में, आयरन आप नहीं खा रहे हैं ये ज़्यादा परेशानी नहीं है, वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, ये है ज़्यादा परेशानी। वरना आप एक बात बताइए, हम षड्रस युक्त आहार खाते हैं, मतलब हम हर तरीके का खाना खाते हैं, मोस्टली इंडियंस हर तरीके का खाना खाते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फूड होता है हमारा। तो ऐसा नहीं होता है कि उस फूड में कहीं कहीं भी आयरन ही नहीं है, या फिर आपकी आयरन, अब अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में भले ही आयरन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल लोगों में वो मीटअप हो जाएगी अगर आप प्रॉपर, आपका जो आयरन है वो फूड से निकल के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगे। तो उसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हो, विटामिन सी, जो खट्टी चीज़ें हैं, जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं, वो बहुत अच्छा हेल्प करता है आपके आयरन के डाइजेशन में, बॉडी में। आंवला आप लीजिए, बिल्कुल, आंवले में खुद में भी अच्छा आयरन है, तो आप आंवला लीजिए, वो आपके जो और भी खाने में जो आयरन है उसको भी रिलीज़ करने में आपकी बॉडी में हेल्प करेगा। तो विटामिन सी लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए, मुनक्का तो मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट रिजल्ट्स हैं। मुनक्का की हम कुछ जो मेडिसिन्स हैं, काढ़े वगैरह हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं, और मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, 7 साल पहले की बात है। तो मैं बैठ के उठती थी और मेरा सर घूम जाता था, चक्कर आने लगते थे, जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, इंडियन फीमेल्स में रहती है ये चीज़ें। तो मैं बड़ी परेशान हुई। तो फिर तब उस वक्त मुझे एक वैद्य जी थे, उन्होंने दिया, आप मानेंगे नहीं, एक च्यवनप्राश और एक ये द्राक्षा की हमने एक ड्रिंक थी, दवाई थी, वो ली, कंफर्म रिजल्ट, कंफर्म। तो आपको अगर दवाई पे भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मुनक्का का पैकेट लेकर आइए, 18-20 मुनक्का रोज़ खाइए, पेट बहुत अच्छा साफ़ करेगी, आयरन भी ठीक करेगी, ये सर जो चकरा रहा है, अंधेरी आ रही, वो भी बहुत अच्छा ठीक हो। आपने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों के नाम लिए, तो आप कह रहे कि ना इनकी वजह से भी आपकी बॉडी अच्छे से आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, पर अधिकतर ये दवाइयाँ आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो एसिडिटी का इशू बहुत आपको परेशान कर देता है। तो कैसे? एसिडिटी को कम करने के लिए इन दवाइयों से पहले भी कुछ तो था ना, ऐसा नहीं है कि जो मानव सभ्यता है वो तो प्राचीन काल से है ना। बहुत सारे लोग अब भी रेगुलर इनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो किस तरह छोड़े इसको, कैसे? वो इस तरह छोड़े कि मैंने एक रील भी बनाई थी, उसमें भी पेंटाप्रोजोल के बहुत सारे मैंने साइड इफ़ेक्ट्स मेंशन किए थे। तो लोगों ने बोला कि ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। अगर आप हमारे आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोलते हो, बिकॉज गूगल पे ये मेंशन है, तो गूगल पे मेंशन जो आर्टिकल्स हैं उनको आप कैसे झूठा ठहरा सकते हो? तो अगर ये चीज़ें आप अगर फेस कर रहे हो हाइपर एसिडिटी, तो हाइपर एसिडिटी का अगर मैं दवाई की बात करूं तो सबसे श्रेष्ठ दवाई है घी। लोग मुझे बहुत बोलते हैं आपको घी बहुत ही पसंद है, आपकी हर तीसरे रील में घी होता है। तो घी आपने खाना छोड़ा, आपने खुद शरीर को बर्बाद किया है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब हम छोटे होते थे कहीं जल जाता था, बर्नॉल तो सबके घर में होती नहीं थी, तो तब क्या होता था, घी, मम्मी क्या करती थी, घी लगा देती थी तुरंत फटाफट, उससे जलन कम हो जाती थी। तो अगर घी वहाँ की जलन को ख़त्म कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि बॉडी की जलन को ख़त्म नहीं कर सकता? तो कैसे कंज्यूम करें घी को? सबसे अच्छा तरीका कौन सा? आप देसी गाय का घी लीजिए, थोड़ा महंगा भी आएगा, चलेगा, आपकी बॉडी से ज़्यादा महंगा नहीं है। देसी गाय का घी लीजिए, सुबह 1 चम्मच। अगर आप डायरेक्ट पी सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं पी सकते हैं तो आप 1 कप पानी लीजिए, हल्का ल्यूकवार्म या थोड़ा गर्म रखिएगा, उसमें मिक्स कीजिए, पीजिए। आप 2 टाइम अगर डाइजेस्ट कर पा रहे, 1 चम्मच से आपको शुरू करना है, थोड़े थोड़े जब आपको हैबिट होने लगे तो आपको 2 चम्मच पे आ जाना है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं, हमारे यहाँ 2 चीज़ें चलती हैं, जैसे मॉडर्न साइंस में रहता है कि अगर या तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, और दवाई नहीं देगा तो आपको सर्जरी लिखेगा, जहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। अब सर्जरी वहाँ पर हो रही है जहाँ पर दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। तो आयुर्वेद में भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि भाई अगर दोष थोड़े से बिगड़े हैं तो हम दवाई से सेटल कर लेंगे, पर अगर बियॉन्ड द लिमिट चले गए हैं तो आपको शोधन ही कराना पड़ेगा। तो विरेचन लीजिए, सबसे अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो आप विरेचन लीजिए, और घर पे आप जो करना चाहते हैं घी सेवन करना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा ही हाइपर एसिडिटी है तो खाने से जस्ट पहले लीजिए,
खाने से तुरंत पहले? तुरंत पहले, कितनी देर पहले? तुरंत खाना घी लीजिए, खाना खाइए। आप ये देखिए ना, घी मैंने आई डोंट नो बहुत ज़्यादा ठीक है कि सच है कि खराब है, गलत है। एक वाकया सुना था कि पंजाब में, मतलब नो ऑफेंस, पंजाब में लोग क्या करते हैं, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे किसी ने सुनाया था कि वो लोग अल्कोहल का वो करते हैं कंपटीशन। तो क्या होता है वहाँ पे, वो लोग सीधा पी जाते हैं डायरेक्ट, और पहले उससे पहले घी खा लेते हैं, घी या बटर पूरा खा लेते हैं, एक पूरी टिक्की पूरी बटर की या बहुत सारा घी पी लेते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, पूरी अंदर की जो आपकी म्यूकोजा है पूरी लाइनिंग हो जाती है। तो जो अल्कोहल आप लेने वाले हो, क्योंकि अल्कोहल का गुण क्या है, उष्ण तीक्ष्ण है, जैसे ही आप पीते हो वैसे ही चढ़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी पिए कि 2 घंटे बाद चढ़ेगी, वो इजीली चढ़ती है क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि आपको एसिड ज़्यादा बन रहा है और वो एसिड आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। अब आपने क्या किया, आपने अगर आप डेली अगर ये सेवन करते होगी तो एक अच्छी प्रोटेक्टिव लेयरिंग बन जाती है आपके अंदर म्यूकोजा पे, जो उस एसिड से बचाती है आपकी अंदर की म्यूकोजा को, लाइनिंग को। तो ये काम करता है घृत। और प्लस में अब मैंने जैसे आपको पहले बताया, घी बहुत अच्छा पित्त शामक भी है और सबसे अच्छा अग्निवर्धक भी। मतलब भूख को भी आप नोटिस करना, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप खाना शुरू करना, शर्त एक होनी चाहिए, आपकी भूख अच्छी होनी चाहिए। अगर भूख बिल्कुल बंद है, पेट भारी लगता है, खाना पच नहीं रहा है, उस कंडीशन में घी ना लें, घी खराब कर देगा और ज़्यादा। अगर जिस वक्त आपकी अग्नि ठीक है तब आप खाना शुरू कीजिए, और थोड़े दिन में आप देखेंगे जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगी। तो बच्चों को दीजिए, बच्चों के चश्मे उतारने हैं तो उनको दीजिए, बच्चों को ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उसमें भी घी काम करेगा? मैं कह रही हूँ नेत्रों में रहती है ज्योति, ऐसे बोलते ना नेत्रों की ज्योति, और तो कुछ नहीं बोलते ना, ज्योति मतलब आग, अग्नि। तो आँखों में पित्त ही रहता है, और जब आपके शरीर में अग्नि खराब है, बच्चों को आप देखिए ना 3-3 दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो लोग स्टूल पास करने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाना जो खाते, और खाना भरपूर खाते हैं, पूरा खाने में कमी नहीं है, खाना खा रहे हैं, पचता वो है नहीं, और वो अंदर अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अग्नि बिल्कुल ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आप इतने इतने बच्चों को देखेंगे कि मोटे मोटे चश्मे। वरना ऐसा कोई रीज़न अभी तक तो किसी ने ऐसा कोई रीज़न बताया नहीं कि इस वजह से हो रहे हैं बच्चों को चश्मे। बताइए अगर कोई है तो, अब अगर आपकी नज़र में तो आप मुझे बताइए। ओके, फीमेल प्रॉब्लम की जो बात चल रही है, एक और फीमेल प्रॉब्लम मतलब अधिकतर महिलाओं में जो देखने को मिलती है वो है हाइपोथायराइडिज्म। किस तरीके से क्या अप्रोच रखनी चाहिए उसके अंदर, और क्या एलोपैथिक दवाइयाँ इसके लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर मान लीजिए किसी का TSH लेवल कुछ 8, 9, 10 या 20 आता है, तो क्या तुरंत एलोपैथिक दवाइयाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए एलोपैथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक पैथी के अपने रेपरकशंस भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो जैसे हम डायबिटीज़ के लेकर बोलते हैं, वहाँ पर भी लोग सोचते हैं करें कि नहीं करें, कर देनी चाहिए शुरू। अगर थायराइड का केस भी है आपका तो आपको बिल्कुल थायरोक्सिन हार्मोन शुरू कर देना चाहिए। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी इस चीज़ को लेकर आर्टिकल्स पढ़े हैं, वहाँ पर भी लिखा है कि अगर आपको कमी होती है हार्मोन, जैसे T3 T4 अगर कम है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन मैं उनसे पूरी संतुष्ट नहीं हुई। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको लेना शुरू कर दीजिए, उसके बाद जो अंडरलाइंग कॉज है उस पर काम कीजिए। और उसमें जैसे लोग धनिया पानी लेते हैं, धनिया का पानी लेते हैं लोग, बहुत सारे लोग मेथी का भी पानी लेते हैं। धनिया पानी तो मोस्ट कॉमन है, जो हर घर में पता है लोगों को। अब धनिया क्यों लेते हैं वो नहीं पता है, क्योंकि धनिया बहुत अच्छा पाचन करता है आपके शरीर में, आपकी जो फायर है उसको बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो वो बढ़ाने के कारण वो ग्रंथि पे काम करता है, क्योंकि मेद धातु आपकी, तो इसीलिए वो वहाँ काम करता है। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए थायराइड में, अगर आप सोचते हो थायराइड रिवर्स नहीं हो सकता है, पर उसके लिए आपको विरेचन कर्म ही लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि
एलोपैथिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, रिवर्स तो नहीं कर पाएंगी, जो मैंने आज तक देखा है रिवर्स नहीं कर पाती। हाँ, अगर आप शोधन पे जाते हैं, विरेचन अगर करवा लेते हैं तो एक्चुअली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो ये चीज़ को करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस या फिर जॉइंट्स पेन का जो आपने एक नुस्खा भी बताया था पोल्टिस अलसी के बीजों का, तो जॉइंट्स पेन का इशू आजकल बहुत लोगों को परेशान करता है, ख़ास तौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पर आजकल तो बहुत कम उम्र में भी ये इशू हो रहे हैं। तो जॉइंट्स पेन या फिर बैक केक वगैरह का जो इशू है उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो, जॉइंट पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो आप बात कर रहे हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ओल्ड एज में होता था और अब लोगों को यंग एज में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर मैं जॉइंट पेन की बात करूं तो उसमें सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। और उसमें एक और चीज़ जो अभी तक अननोन है वो ये है कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन। बहुत बार आप ये देखेंगे कि जहाँ से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, तो अगर मैं 2 भाग में इसको बताती हूँ आपको। वन इज़ कि जो ओल्ड एज वाला आर्थराइटिस या जो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, वो होती है आपके शरीर में जब वात दोष बढ़ता है। ओल्ड एज में इसलिए होता है क्योंकि वात दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है नेचुरली। जब आप वृद्धावस्था की तरफ होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी जितने भी जॉइंट्स हैं, अस्थियां हैं, जितनी भी संधियां हैं, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ वात दोष। इसीलिए हम लोग क्या कराते हैं, बूढ़े लोग भी क्या कराते हैं, सर्दियों से ये चीज़ चली आ रही है कि अभ्यंग, आप तेल की मालिश कीजिए, क्योंकि वात की बहुत अच्छी चिकित्सा है तेल। किसी भी तेल की आप उसमें, अगर वैसे तो बताया गया है तिल का तेल सबसे बेस्ट है अगर आपको मालिश करनी है तो। और अगर तिल का तेल, अगर बहुत ज़्यादा कोई अलग भी कंडीशन है तो तिल का तेल ही वैसे बेस होता है, उसमें हम और औषधियाँ भी मिला देते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर में तो सीधा सिर्फ तिल के तेल से मसाज करो। अगर आपने पूरी लाइफ अभ्यंग किया है तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपको बुढ़ापे में घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत कम सताएगा, क्योंकि बोला जाता है कि अभ्यंग सबसे श्रेष्ठ है इसके लिए, वात दोष के लिए जो बड़ा है। और अगर आप, वैसे तो पूरी बॉडी में बताया करने के लिए, अगर आप पूरी बॉडी में नहीं कर सकते तो 3 जगह तो स्पेशली बताया है। सबसे पहला बताया है सिर पे, दूसरा बताया है कानों में। आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कानों में तेल डालते हुए, नाक में तेल डालते हुए। तो कानों में तेल डालना, नाक में तेल डालना, तो पहला सर, दूसरा कान और तीसरा पैरों के तलवे। शिर, श्रवण और पादेशु, ऐसे बोलते हैं, शिर श्रवण पादेशु ये लिखा है। तो अगर आप ये करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे अगर हम क्योर की बात करें तो हम जो बुढ़ापे वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस या ये जो घुटनों का पेन है उसको देखिए आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हो जाए बहुत ज़्यादा रिवर्स वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है और आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। कैसे? आप तिल की मालिश कीजिए। दूसरा, आप क्या करेंगे, उड़द की दाल का आटा लें, जो धुली हुई उड़द की दाल है उसको आप गूँथ लें। उसको थोड़ा सा हार्ड गूँथना है आपको, मतलब ऐसे बहुत ढीला सा नहीं करना है। और वो बहुत चिपचिपा होता है, आपने अगर कभी देखा हो तो उड़द की दाल का आटा काफ़ी चिपचिपा होता है। तो क्या करना है, गूँथ के आपको अपने घुटनों के आसपास पूरा एक पाली बनानी है, ऐसे ऐसे करके मोटा मोटा से ऐसे बना के, हाँ, बाउंड्री बना दीजिए अपने घुटने के चारों तरफ। और उसमें जो तिल का तेल है, नहीं तो महानारायण तेल आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत कॉमनली सदियों से यूज़ होता आ रहा है। तो उसमें आपको उसको हल्का सा गुनगुना करके उसमें भर लेना है। जैसे ही, इसमें आप खुद भी कर सकते हैं अगर सारा सेटअप आप पास में लेके बैठे हैं। एक आपको इंडक्शन चाहिए रहेगा, एक आपको पानी का बर्तन चाहिए जिसमें आप पानी गर्म करो, और जो तेल जिसमें आप डालोगे उस तेल के बर्तन को उस पानी में रखना है। आपको डायरेक्ट हीट नहीं करना है। अच्छा, तेल को डायरेक्ट हीट नहीं, डबल बॉयलर जो आप बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उसको साइड में आपने सेटअप रखा, आप बैठ गए, आपने एक चम्मच ले लिया, एक कड़छी, उससे आपको क्या करना है, फिर डालना है। अच्छे से सील कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो आप। इसको हम जानू बस्ती बोलते हैं, या बाहर भी करा सकते हो, लेकिन अगर आप घर में इसको अच्छे से मैनेज करना अगर आपको आ गया तो आप घर पे भी कर सकते हो। उसको आप भरिए, ल्यूक वार्म, जलाना नहीं है।
और एक जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, लोगों को क्या करना है, जैसे हम तेल को गर्म करेंगे तो तेल में फिंगर डाल के देखते हैं लोग, लेकिन फिंगर डाल के देखते हैं तो उन्हें लगता है ठीक है, जैसे ही बॉडी पे डालते हैं उनको लगता है जल गया। तो फिंगर को ऐसे थोड़ा सा हिलाकर देखना है, तब पता चलेगा ढंग से टेम्परेचर। उसको डालिए आप, उसको जैसे ही फिर वो अगर ठंडा हो जाए उसको फिर से निकालिए, फिर गर्म कीजिए थोड़ा सा, फिर डालिए। ऐसा आप 5 से 6 बार कीजिए। आधे घंटे का ये प्रोसीजर है, आप इसको कर सकते हैं। ये हुई ओल्ड एज के लिए बात। और अगर यंग एज में भी हैं तो भी ये चीज़ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, आप एरंड का जो पत्ता होता है, एरंड का तेल, एरंड का जो पत्र होता है उसको आप लीजिए, गरम कीजिए, उस पर एरंड का ही तेल लगाइए या फिर तिल का तेल भी लगा सकते हैं, और उसको बांध लीजिए। बांध के और ऊपर से एक कपड़े से गांठ लगा लीजिएगा। ये केवल नी जॉइंट के पेन में या फिर जैसे लोगों को बैक पे भी आप कर सकते हो, पर बैक पे अगर जानो बस्ती वाला, जो ये बस्ती वाला आप कह रहे हैं, ये आप बैक पे खुद से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो बैक पेन के लिए आप नॉर्मल तेल से आप मसाज कराइए, बिल्कुल फॉर श्योर आपको असर मिलेगा। अगर आपको कोई और कंडीशन नहीं है तो, अगर स्लिप डिस्क नहीं है या फिर कोई वहाँ झटका या कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉर्मल है, तो वहाँ पे तेल की मसाज से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ये हुई बात ओल्ड एज की। अब यंग एज में क्यों हो रहा है? यंग एज में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी धातुओं का क्षय होता जा रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, मैस्टरबेशन। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है ये प्रॉब्लम, और बच्चे और जो यंग एज के लोग हैं वो शेयर भी नहीं करते हैं इस चीज़ से, और उनको एहसास भी नहीं होता जब तक उनकी बॉडी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुकी होती, उनका धातु क्षय पूरा हो चुका होता है, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, शरीर में बल बिल्कुल बचता नहीं है, दर्द होता रहता है पूरे शरीर में। तो वहाँ पे सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको बल्य औषधि, जैसे हम अश्वगंधा लेते हैं या हम शतावरी लेते हैं फीमेल के केसेस में, या फिर शतावरी हम मेल्स को भी देते हैं पर एक लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि वो एस्ट्रोजन क्रिएट करता है। विदारी कंद हम पाउडर ले लेते हैं, और आपको घी सेवन करना है वहाँ पर, आपको दूध का सेवन आप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपरली, अगर वो पचता है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खाना भी पड़ेगा लगाने के साथ साथ। ये धातु क्षय की वजह से हुआ है, प्योर धातु क्षय। सिर्फ मास्टरबेशन से ही नहीं, और भी कोई रीज़न है। जैसे आपको अगर कोई लंबी बीमारी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि मोतीझारा, जो टाइफाइड के जो पेशेंट्स रहते हैं, वो बहुत दिन तक सफ़र करते रहते हैं और उनको भी बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है। या फिर कोई, मान लो किसी की कैंसर कीमोथेरेपी कोई चल रही है, उसमें भी धातु क्षय हो रहा है। कोई भी लंबी बीमारी जिसमें आपके शरीर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, वहाँ पर वात दोष बढ़ेगा और आपको ये पेन शुरू होगा ही होगा। तो ये आप यंग एज के लिए आप खाना भी है और लगाना भी है। और हाँ, एक और चीज़ बोली है, आयुर्वेद में अस्थि क्षय की वजह से होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, वहाँ पर जो बहुत अच्छा रोल है, वहाँ पर है तिक्त शीर का, तिक्त शीर बस्ती, या फिर अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो तिक्त मतलब जितने भी कड़वी चीज़ें, जैसे नीम है, जैसे गिलोय है, इनका घी बनता है, घी बनाते हैं हम इनका। घर पे आप बना सकते हो, पर लोगों को वो प्रॉपर बनाना आएगा नहीं, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। और मैं आपको एक, हाँ, अगर आपने घी तेल की बात शुरू की है तो मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि इस चीज़ का तेल बनाइए, जैसे हम अनार के छिलकों का तेल बनाते हैं कई बार बालों के झड़ने के लिए, जपा, जो चाइना रोज़ होता है, उसको डालते हैं बालों में तेल बनाने के लिए। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्याज का बनाते हैं। तो प्लीज़ ये जो तरीका जो यूज़ कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सीधा पेस्ट बनाते हैं और वहाँ डाल देते हैं। उससे आपका ऑयल भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, एक तरीका है वो बड़ा कॉमन है, लेकिन जो अच्छा तरीका है वो है काढ़ा बना के। आप पहले काढ़ा बना लीजिए उसका, और फिर उसको तेल में डाल दीजिए। तो और अगर आपको वैसे कंफर्टेबल लग रहा है तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या ले सकते हैं, ये चाहे यंग एज हो और चाहे ओल्ड एज हो, रसायन सेवन। क्योंकि जहाँ पर भी क्षय है, अगर आपको शरीर की धातुओं का क्षय हुआ है, कम हुई है, खराब हुई है, तो आपको रसायन सेवन तो करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आंवला ले सकते हैं, अच्छा रसायन है। अगर स्वर्ण भस्म वगैरह लेना चाहते हैं तो किसी जो कंसल्टेंट है उनकी निगरानी में लें,
लेकिन असर बहुत अच्छा करता है। मैं तो चाहती हूँ, मैं रिकमेंड भी करती हूँ कि आप रसायन ज़रूर लें। तेल वगैरह सब अपनी जगह है। एरंड के पत्ते को मैंने जैसे आपको बताया, एरंड के पत्ते को गर्म करके आप लगा सकते हैं। आजकल कैबेज का चल रहा है, पत्ता गोभी का काफ़ी चल रहा है, तो वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी है एक तरीके से, उसको भी इसी तरीके से लगाना है। या फिर आप लगा सकते हैं अपने दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, उड़द की दाल लीजिए आप, उसको उबालिए, साबुत उड़द लीजिए, उबालिए अच्छे से, और उसको गाढ़ा गाढ़ा उबालना है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी उसको नहीं डालना है, डाइल्यूट नहीं करना है। उसको उबालिए, और अगर आपको जैसे घुटनों पे दर्द है या एंकल में दर्द है तो वहाँ पे उसको ऐसे ही, जैसे पुलटेस मैंने आपको बताया, एक जगह कपड़े पे उसको भरिए, थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए वो, और उसको ऐसे बांधिए, क्योंकि उड़द क्या है, गुरु है, तर्पण करता है बहुत अच्छा, तो जहाँ पर भी ये दर्द वाली जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से ठीक करता है। और बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता कि घुटनों में दर्द है या फिर बॉडी में कहीं पर भी दर्द है तो वो आर्थराइटिस है कौन सा। पेशेंट सिर्फ आपसे पूछेंगे, बोलेंगे कि आर्थराइटिस है डॉक्टर साहब, कौन सा आर्थराइटिस है? क्योंकि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप ये तेल और जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई ये सब बंद है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में इसको नहीं करना है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो नॉर्मल है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपको पाचन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर दूसरे तरीके से चिकित्सा चलेगी, और यहाँ पे इस तरीके से। ओके, डॉक्टर सुगंधा, आपने अभी मैस्टरबेशन के चलते जो क्षय होता है उसके बारे में बात की, तो आप सप्त धातु का जो कॉन्सेप्ट है एक बार उसको थोड़ा सा समझाइए, क्या है वो? देखिए, हमारे शरीर में, हमारा शरीर 3 दोषों से, जैसे वात पित्त कफ हमेशा बोलते हैं हम, और 7 धातुओं से और 3 मलों से मिलकर बना है। तो 7 धातुओं का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि पहली है रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, और फिर मज्जा, और फिर शुक्र। सबसे जो लास्ट धातु है वो है आपका वीर्य। शुक्र धातु इज़ नॉट जस्ट वीर्य, वो एक पार्ट है उसका, तो आप उसको, अगर नॉर्मल लोगों के लिए मैं समझाऊं तो आप उसको समझ सकते हैं वो। तो देखिए, अंतिम धातु है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रस से पहले बनेगा रक्त, रक्त से मांस, और फिर आगे आगे। तो रस क्या है? जो हम खाना खाते हैं। इसीलिए बोला जाता है जो आप खाते हो उसका इफेक्ट बिल्कुल प्रॉपर आपकी बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि वहीं से सारी धातुओं का फॉर्मेशन शुरू होता है। अगर आपने जंक खराब खाया तो वो भी आपके मांस धातु को, मेद धातु को, अल्टीमेटली शुक्र को खराब करेगा ही करेगा। तो जैसे आप मास्टरबेशन करते हैं तो क्या होता है, वो शुक्र धातु को बनने के लिए 30 दिन का समय लगा है, और आपने उसको दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार आप उसको नष्ट करते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद शुरू क्या होगा, आपको जितनी धातुएं हैं, आपको HB कम हो जाएगा, रक्त कम हो गया, मांस, पूरे आपका शरीर बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, मेद क्षय हो जाएगा, अस्थियों में दर्द होगा, मज्जा जो अस्थियों के अंदर रहती है, बोन्स फ्रेजाइल हो जाएंगे, टूटने की कगार पर हो जाएंगी। तो ये सारी धातुएं, अगर एक अकेले मास्टरबेशन से आपकी पूरी बॉडी इस तरीके से खत्म होती है, क्योंकि अंतिम धातु है, आपने सीधा उसको नष्ट कर दिया और वो इतनी जल्दी बन नहीं पा रही है। तो अल्टीमेटली तो रिकवरी कैसे करें? रिकवरी करने के लिए सबसे पहले तो आपको निदान सेवन जो है, जो आप कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अगर मान लो बुखार का ट्रीटमेंट दे रही हूँ, आपको बारिश में भीगने से बुखार हुआ, तो मैं ट्रीटमेंट देती रहूँगी और आप ठंडे पानी से नहाते रहेंगे, तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैस्टरबेशन छोड़िए। उसके लिए आप या तो सहारा लीजिए स्पिरिचुअलिटी का। एक टाइम के बाद सबको समझ में आता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब आपको बिल्कुल चिड़िया चुग गई खेत। तो स्पिरिचुअलिटी का मेडिटेशन का फ़ायदा ले सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा करता है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। मैंने बहुत लोगों को, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को, स्ट्रेस एंजाइटी वाले पेशेंट को, और स्पेशली ये मास्टरबेशन वाले पेशेंट्स को जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इन वाले पेशेंट में मैं स्पेशली बोलती हूँ कि प्राणायाम कीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको 15 सेट्स करने हैं किस चीज़ के, डीप ब्रीद करना है, होल्ड करना है जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, ब्रीद आउट। सीधा सुबह बस फ्रेश होने के बाद लोग इस चीज़ को, मुझे लगता है बहुत सारे मैं ऐसे पेशेंट देखती हूँ, वो सुबह योगा शुरू कर देते हैं, उनका पेट साफ हुआ नहीं होता है, वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब नहीं हुआ साफ, तो कितनी देर वेट करें, कितनी देर भी कीजिए, या फिर अगर नहीं होता है तो आप कुछ लीजिए इसके लिए, लेकिन पेट साफ होने के बाद ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कीजिए, वरना सर में चढ़ जाती है आपकी गैस। तो आप ये प्राणायाम कीजिए,
क्योंकि जब बॉडी में प्राण प्राण मतलब वायु जो है, जब ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा इनहेल आप करते हैं तो पूरी बॉडी में हीलिंग होती है। जहाँ पर भी जो इन्फ्लेमेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब हील होगी। तो खाने पीने में क्या किया जाए, कुछ रिकवरी के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे आपने अश्वगंधा वगैरह का नाम लिया, तो इस तरह घर पर भी कुछ किया एक उड़द की दाल आप खा सकते हैं। उड़द की दाल को बहुत अच्छा वृक्ष बताया गया है, पोटेंसी बहुत अच्छा बढ़ाती है। पर हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है वो, बिल्कुल आपने ठीक बोला। तो अगर उसके लिए आप कुछ अग्निवर्धक ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देती हूँ कि जिससे आप डाइजेशन ठीक रख सकते हैं। आपको कोई चूर्ण चटनी और खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी गोइंग टिप्स बताती हूँ जो आप अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी। आपको गिलोय लेना है और ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन फ्री है, इसीलिए मैं आपके यहाँ पे पॉडकास्ट पे बता रही हूँ। आपको क्या करना है, गिलोय की स्टेम लेनी है, उसको इतना अपनी जितने भी फिंगर है आपकी उसके 2 पार्ट्स, इसको इतना ही मोटा, ये वाला इतना मोटा और इतना ही लंबा, इसको आप लीजिए, धोकर कूटिए, 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें इसको डालिए, उबालिए जब तक वो 1.5 लीटर रह जाए। वो 1.5 लीटर पानी को आप पूरे दिन पीजिए। वो आपको धीरे धीरे करके पाचन करता रहेगा, ना तो कोई प्रॉब्लम करेगा, ना कोई एसिडिटी करेगा, ना कोई कॉन्स्टिपेशन करेगा, क्योंकि वो इतना डाइल्यूट है कि कुछ नहीं करेगा वो प्रॉब्लम। बस हाँ, थोड़ा थोड़ा जब आप पीते जाएंगे पूरे दिन करके, वो थोड़ा थोड़ा करके आराम से पाचन करता रहेगा और आपका डाइजेशन बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। तो इसी तरीके से आप धनिए का पानी भी बना सकते हैं, आप सौंफ का पानी भी बना सकते हैं। सौंफ का अर्क देते हैं जनरली हम लोग, पर सौंफ का पानी भी इस तरीके से बना के पी सकते हैं। और इस पानी के साथ आप अपनी कोई भी दवाई भी ले सकते हैं, बीपी, शुगर, किसी भी चीज़ों की। तो इसके लिए आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना मुझे समझ में आया कि पहले आप मैस्टरबेशन आपको छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहला काम। और दूसरा, अपना डाइजेशन ठीक रखिए और अपने खाने पे ध्यान रखिए। केवल ये इतना करना पर्याप्त है जो धातु क्षय हुआ है उसकी रिकवरी के लिए। और रसायन सेवन करना है, रसायन सेवन इसके बाद करना है। जैसे मैंने आपको अश्वगंधा बताया, या फिर आप स्वर्ण भस्म वगैरह भी आप सेवन हम लोग करवाते हैं, लेकिन फिर वही उसके लिए आपको एक डॉक्टर लगेगा ही लगेगा। अश्वगंधा आप खा सकते हैं, ध्यान रखिएगा अश्वगंधा सेवन करते हुए अगर आपको लगता है इंडाइजेशन हो रहा है तो उसे कुछ दिन डिसकंटिन्यू आपको करना ही चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर आप इसे छोड़ देते हो और नॉर्मल अच्छे से खाना खाते हो। डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया रस से रक्त बनेगा, अगर रस पचेगा तो रक्त बनेगा, रक्त पचेगा तो मांस बनेगा। तो वहाँ पर अग्नि का रोल आ जाता है। हर जगह अग्नि का रोल ऐसे आता है, जैसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं, केमिकल जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उनको बूस्ट करता है ना, ऐसी अग्नि हमारी सारी जो जितने भी रिएक्शंस हैं उनको बूस्ट करती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे विरुद्ध आहार की बात की थी, तो विरुद्ध आहार भी अगर मान लीजिए हम लेते हैं और 2 चीज़ों को गलत तरीके से साथ में मिला के अगर यूज़ कर, और अगर हमारा डाइजेशन परफेक्ट है पर अगर हम विरुद्ध आहार प्रयोग करें तो उससे जो रस बनेगा वो भी गड़बड़ी करेगा। देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। यहाँ पर एक चीज़ होती है ओक साथ में। अब एक इंसान है, वो मेरे को कहता है कि मैं तो दूध और रोटी बचपन से खा रहा हूँ, पैदा हुआ तब से खा रहा हूँ, मतलब जब से मैंने खाना खाना शुरू किया है। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है ओक साथ में कि जब आप कोई चीज़ बचपन से बहुत लंबे समय तक फॉलो करते रहते हो तो एक टाइम के बाद अगर आपकी अग्नि ठीक है तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता। इसको बोलते हैं साथ में, मतलब वो आप अडेप्ट हो गए हो, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं करता है कंडीशन अगर आपकी अग्नि ठीक है तो। पर जिसकी अग्नि गड़बड़ है वो उसको फिर वो देखिए, ये अग्नि का कॉन्सेप्ट इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये देखिए ना, इंसान जिंदा है तब तक बॉडी टेम्परेचर है, जैसे ही इंसान मरता है अग्नि शांत होती है तभी इंसान मरता है। इंसान ठंडा पड़ना, हम बोलते हैं ना हम लोग, ठंडा पड़ गया है, ये शरीर इसका ठंडा पड़ना शुरू हो गया है। तो अग्नि है तो चीज़ें हैं, नहीं तो आपकी सारी, आप हेड टू टो कुछ भी आप बात करिए। जैसे लोग बोलते हैं कि बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते जाते हैं, बाल झड़ते जाते हैं, सिर्फ हमने ये अप्लाई कर लिया, ये हेयर पैक लगा लिया, ये हेयर ऑयल लगा लिया। अब अगर आपने डाइजेशन ठीक नहीं किया, कहाँ जाएगा? पेरिफेरल है, ऊपर वाले एरिया पे है, दूर है, ये डिस्टल पार्ट है हमारा। तो आप खाना खाइए, जब वो पचेगा, जब अच्छे से
डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तभी वहाँ तक पहुँचेगा। जितनी भी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी अगर आप बात करते हैं ना, अगर आपकी अग्नि ठीक होती है तो मैं आपको श्योर कर रही हूँ नहीं होती। आप प्रॉपर खाना खाते हैं और आपका प्रॉपर खाना पचता है तो आपको किसी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपको बाहर से भी बार बार लेना नहीं पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है, तो बालों के लिए खाना क्या खाना चाहिए? बालों के लिए देखिए, मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताऊं। एक चीज़ बोलते हैं, नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक ऊपर का रास्ता है। सबसे पहला जो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है वो नस्य का है। बालों के लिए? बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है नस्य। आपको करना किससे? अणु तेल, जो कोरोना में भी मोस्टली अब तो सब लोग जान गए हैं कोरोना की वजह से। तो अणु तेल सबसे बेसिक है, आप उससे लीजिए। चेहरे की कांति, चाहे आप चेहरे का कॉम्प्लेक्शन कहिए, चेहरे का ग्लो कहिए, और चाहे बालों का कहिए। अगर कंडीशन आपको सोरियासिस नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल ही आपके बाल झड़ रहे हैं, तो नस्य बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़, अगर बालों को बोला गया है अस्थि धातु का मल, अगर धातु कम तो मल भी कम। तो मल कम हो रहा है मतलब बाल झड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बोन्स इफेक्ट हैं। तो खाना ऐसा अच्छा खाइए जो हार्ड फूड होते हैं। हार्ड फूड कैल्शियम नहीं, जैसे मैंने आपको उड़द की दाल बताई, जो जितना भारी खाना होता है, घी खाए आप, उड़द की दाल खाइए आप, दूध पीजिए, पीना है आपको तो आपकी चॉइस। तो ये चीज़ें आप खाएंगे तो आपको बालों पर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली देखा, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो अनियन जूस, कोई शैम्पू वैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा एक छोटे से अनियन को आप ग्रेट कीजिए, जूस निकालिए, डायरेक्ट लगाइए, आधा घंटा छोड़िए और हफ्ते में 2 बार कीजिए। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया था। ओके। पूरा 1 साल यूज़ किया था और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे एक्चुअली। तो ये फॉर श्योर काम करता है, नस्य काम करता है। और अगर आप बात करें तो अगर आपको खाना है तो तिल चबा कर खाइए। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पिछड़ता है बाल। तिल खाइए, काले तिल डाइजेशन में काम करेंगे, आपके आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, आपके जो बाल झड़ते हैं उनको कम करेंगे। बाकी नीली भृंग आदि तेल वगैरह है, या फिर बालों के लिए एक और चीज़ होती है बालों के लिए। आजकल जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो बहुत व्यंग्य करते हैं बच्चों पे, ये देखो इनके तो इसी उम्र में बाल सफेद हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम तो ऐसे करते हो, ये खाते हो, वो पीते हो। तो देखिए, नो डाउट आपके डाइट का रोल तो है ही, लेकिन अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो भी आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जा रहे हैं, क्योंकि जो शरीर की अग्नि है, ऊष्मा जो है, जो गर्मी है, वो आपकी हेयर फॉलिकल्स को पचा देती है, उसको हम बोलते हैं पालित्य। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पित्त प्रकृति वालों को दोष मत दीजिएगा, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो उन विचारों के बाद ऑलरेडी सफेद है। नहीं, यहाँ पे मैं एक्चुअली अपना किस्सा जोड़ना चाहूँगा। आज की बात है, आज मेरी एक कंसल्टेशन थी, तो पेशेंट जब अपनी हिस्ट्री दे रहा था तो उसने बताया कि मुझे बचपन से कब्ज की शिकायत रही है, और मुझे बचपन में मतलब 12 या 14 साल के करीब ही मेरे बाल लगभग सफ़ेद हो चुके थे, और कब्ज के चलते मैंने त्रिफला लेना रेगुलर कंज्यूम करना स्टार्ट किया, और 18-19 की एज तक मेरे बाल वापस से काले हो गए थे। तो कब्ज भी उससे दूर हुई, और साथ में बालों के लिए आंवला, त्रिफला मैंने भी अपने पेशेंट्स में भी काफ़ी यूज़ करवाया, तो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है वो उसके लिए। तो एक्चुअली हुआ था, मैं BMS जब कर रही थी, तो अब सब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन गए भाई, तब तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुझे किसी रिलेटिव ने पूछा, मेरी बेटी के बाल ऐसे ऐसे झड़ रहे हैं, अब और तो कुछ आता नहीं होता आपको तो BMS में, तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ आप इसको त्रिफला खिलाना शुरू करो। मैंने उसको पहले बोला था कि आंवला खाओ खाली, तो कहते हैं आंवला पाउडर खाएं कि हम त्रिफला खाएं, त्रिफला मिल रहा है, मैं ले लें क्या? मैं कहाँ ले लूँ, त्रिफला खाना शुरू करो। वो थोड़े दिन बाद मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं एक्चुअली इसके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। मैं कहा नो डाउट, आंवला है, रसायन है, हर एज ग्रुप के लिए रसायन है। छोटे बच्चे हैं, अगर नहीं खा पा रहे हैं, आपको लगता है कि जाना चाहिए आंवला, तो आप उनको कैंडीज़ दे सकते हो। लोग आजकल जूस बहुत पीते हैं,
तो जूस सबसे हैवी टू डाइजेस्ट है, तो जिन लोगों को नहीं पचता है खाना भी, तो आंवले या किसी भी चीज़ का जूस अवॉइड कीजिए, किसी और फॉर्म में उस पर्टिकुलर चीज़ को आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आंवले की बात की, तो आप इसको मुरब्बा बना के खा सकते हैं अगर डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, मुरब्बे की फॉर्म में खा सकते हैं, कैंडीज़ की फॉर्म में खा सकते हैं। तो ये चीज़ें ले सकते हैं। बाकी आंवले का जो आपने बताया कि आंवले में आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और साथ में विटामिन सी आपको मिल जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपको आयरन मिल रहा है। तो आयरन डेफिशिएंसी ही मेन रीज़न खास तौर पे महिलाओं में जो मुझे मिलता है हेयर फॉल के पीछे, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आंवला कुछ इस तरीके से ज़्यादा लाभ पहुँचाता है बालों की कंडीशन। और अगर हेयर फॉल एक और वजह से भी होता है, वही सेम अगर आपको कोई लंबी बीमारी है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल रहता है, क्योंकि जब शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है ना, कमज़ोरी आती है, तो फॉर श्योर बाल झड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और जो अभी इस सीज़न के पर्सपेक्टिव में मैं बोलना चाहती हूँ, सीज़न चल रहा है बारिश का। अब बहुत सारे पेशेंट हमें बोलेंगे कमेंट्स में भी और सब जगह डीएम्स में भी, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, सबके बाल झड़ रहे हैं ये सीज़न में, क्योंकि डैम्प हो जाता है, सब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा डैम्प रहता है, तो बाल जो कमज़ोर हो जाते हैं इस वजह से वो झड़ते हैं। और प्लीज़ मैं एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि बाल अगर झड़ रहे हैं इस मौसम में तो प्लीज़ ऑयल लगा के रखना अवॉइड कीजिए। ऑयल बालों के लिए अच्छा है नो डाउट, लेकिन इस सीज़न में ऑलरेडी वहाँ डैम्पनेस है, गीलापन है, तो तेल में उसको आप मत कीजिए। तेल इस मौसम में जितना हो सके अवॉइड कीजिए, और लगाना ही है तो 15-20 मिनट सिर्फ पहले लगाइए और सीधा वॉश कर लीजिए। ओके, बालों में तेल लगाने की बात चल रही है, इस मौसम को एक बार साइड में रख देते हैं। मुझे ये बताइए कि बालों में तेल नहाने से पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए? देखिए, वैसे तो आयुर्वेद में बोला है कि आपको सिर पे तेल धारण करके रखना चाहिए, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे लगता है कि पहले ही लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आफ्टर भी लगाते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि सब लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो चिपके बाल नहीं किसी को पसंद आते, तो आप ज़्यादा सही रहेगा कि आप बिफोर लगाइए, उसको वॉश कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ और है, इसका रीज़न एक और है, क्योंकि बहुत देर तक जब हम लगा कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्कैल्प है वो, उसकी जो लेयर है वो ब्लॉक हो जाती है, चैनल्स जितने हैं हेयर फॉलिकल्स वो ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो पूरा टाइम वहाँ रखने से अच्छा है आप थोड़ी देर लगाइए, उनको पोषण मिलेगा। और सबसे ज़्यादा तो बालों का जो लेंथ है उस पर ज़्यादा अच्छा काम करता है। सर पे काम तब करेगा जब आपको स्ट्रेस एंजाइटी है, तब आप लगा लीजिए। और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बाल सफ़ेद हैं, तो कोई जब तेल हमें बनाना है, जैसे एक आम की गुठली का बनता है, आम की गुठली का, या फिर उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं अनार के छिलके भी। अनार के छिलके इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो हम कई बार उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाने के लिए भी बोलते हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो आम की गुठली है उसको आप वो छीलते हैं, अंदर जो निकलता है उसको ग्राइंड करें, तिल जैसे लोग बना रहे हैं आजकल बना सकते हैं, तो वो भी अच्छा काम करता है। तिल तो खैर सबको पता ही है, काले तिल। अब जब बालों की बात चली रही है तो एक डैंड्रफ का इशू बहुत मतलब खास तौर पे टीनेज में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। तो डैंड्रफ में क्या किया जाए, कि किस तरह उस पे अप्रोच रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से खाने पीने में या फिर कुछ लगाने पर फ़ायदा होगा, क्या किया जाए? त्रिफला से अपने बाल वॉश कर सकते हैं, त्रिफला का आप काढ़ा बना सकते हैं, उससे आप पानी उससे वॉश कर सकते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है जहाँ पर, वहाँ पर बेसिकली सारा चिपचिपा और गीला सब हो जाता है, तो त्रिफला वहाँ पर काम कर सकता है। दूसरी चीज़ टंकण भस्म बहुत अच्छा एंटी फंगल है। टंकण भस्म को, या तो टंकण भस्म आता है एक बोरेक्स, आपको मार्केट से मिल जाएगा ओवर द काउंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आप या तो ड्राई उसको आप ऐसे मालिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के छिड़क कर, या फिर आप उसको पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, उससे वॉश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप डैंड्रफ के लिए रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। टंकण भस्म का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। मैं खास तौर पे खट्टे दही में यूज़ करवाता हूँ उसको, खट्टे दही के अंदर मिक्स करके, और उसको कहता हूँ कि आप 10-15 मिनट रखिए और फिर बाल वॉश कीजिए, उससे बहुत। मुल्तानी मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी और दही
मैंने पर्सनली बहुत यूज़ कराई है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। रेगुलर आप कीजिए, अच्छा काम करेगा। डॉक्टर सुगंधा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आयुर्वेद के विषय में बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, काफ़ी कुछ हेल्थ के बारे में जानने को मिला। ख़ास तौर पे आटे वाला जो पार्ट था वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब आयुर्वेद के लोग अच्छी आयुर्वेद की बातें करते हैं, ऑथेंटिक बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। थैंक यू।